ठीक है, देखो क्वाड्रेंट वन में दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट टू में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट थ्री में एक्स नेगेटिव, वाई दोनों नेगेटिव हो गए। और क्वाड्रेंट फोर में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीन पॉइंट जो सेम लाइन में लाई करे। ठीक है, कनकरेंट लाइंस। अच्छा, दो पॉइंट यहाँ पे थ्री क्यों है, दो क्यों नहीं है? क्योंकि दो तो लाइन में लाई करेंगे ही ना। अगर तीसरा भी आ गया तो वो सेम लाइन हो जाता है, फिर नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाते हैं। समझ आ गया? जैसे तीन अलग अलग है तो तीन लाइन बनेंगे, लेकिन तीन एक साथ आ जाएंगे तो एक ही लाइन बनेगी। दो में फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो कनकरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। जो लाइंस एक पॉइंट से पास करेंगे उनको हम लोग कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, एक इनमें पॉइंट्स कॉमन है, इनका लाइन कॉमन है। ठीक है, इनमें जो एंगल होता है, जैसे कि एक लाइन पे फोकस करूं तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो वो 180 डिग्री होता है। जैसे मैं इसको और इसको ऐड करूं तो ये भी 180 डिग्री होगा। समझ आ गया? अगर मैं एंगल्स पे फोकस करूं आमने सामने वाले पे, जैसे कि इस पे और इस पे फोकस करूं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखो, अभी जैसे मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट पढ़ाया था ना, ये सब चीजें याद करने की हैं तो याद कर लेना। ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं लाइंस, जैसे ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है जो मैंने भी पीछे दिखाया था, कोऑर्डिनेट वन, कोऑर्डिनेट टू, कोऑर्डिनेट थ्री, कोऑर्डिनेट। अब इसमें अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, टू कॉमा थ्री, और एक और पॉइंट लेता हूँ, कोई भी ले लो, थ्री कॉमा टू, तो इनकी कुछ दूरी होगी ना, मतलब लाइन का लेंथ होगा कुछ, उसी को दूरी कहते हैं। तो वो लेंथ कैसे निकालेंगे? वो लेंथ निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद रखना है। तो ये जो पीपीटी है ना, ये इसमें सारी चीजें तुम्हें याद करने वाली हैं। जैसे बाकी चैप्टर्स में मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील दिला देता हूँ ना, इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये दूरी निकालनी है तो क्या करना होगा, दोनों एक्स का डिफरेंस ले लो। मैं डेरिवेशन में बता देता हूँ। बेसिकली ये डिस्टेंस जो है वो एक हाइपोटेन्यूस है। ये डिस्टेंस एक हाइपोटेन्यूस है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल का। उसका ये कितना होगा, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो तीन माइनस दो एक होगा क्या, सोचो। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो तीन माइनस दो ये भी एक होगा। समझ रहे हो? एक्स तीन है यहाँ पे और एक्स दो है, मतलब ये एक है। तो उसी से फॉर्मूला बनता है कि भाई दोनों एक्स को घटा दे। जैसे एक पॉइंट तीन पे है और एक का एक्स पांच पे है, तो उसका ये वाला लेंथ तो दो होगा ना। समझ आ रहा है? और मान लो इसका y जो है वो एक पे है और इसका y पांच पे है, तो ये चार होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसे भी लिखना है उसका अंडर रूट कर लेंगे। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। समझ आया क्या सबको? सबको समझ आया? ये पाइथागोरस थ्योरम है, प्लीज चैट में रिप्लाई करो। ये तुम्हें याद रखना है और ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो सारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये एक्स वन एक्स टू देख के डरना मत, ये पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया मैंने। मैं एक और डायग्राम लेके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया, मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया है एट कॉमा थ्री। ठीक है, ये एट कॉमा थ्री जैसा दिख नहीं रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। वाई में ज्यादा है, एक्स में कम है, तो मैं इसको ले रहा हूँ, मान लो थ्री कॉमा फोर। ठीक है, ये हो सकता है थ्री इधर और फोर इधर। इतना सबको समझ आता है? और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वन कॉमा वन। अब मुझे ना ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा थ्योरम है कि अगर भैया ये लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो, फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये चार है, इधर चार है और इधर एक है, तो तीन हो गया। वही है y2 माइनस y1। और अगर मैं मुझे ये निकालना है तो भैया इसका x तीन है और यहाँ पे x एक है, तो ये दो है, तो वही होता है x2 माइनस x1। मेरे हिसाब से सबको प्रैक्टिकल फील भी आ गया होगा, बाकी इसको याद करना है। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट की दूरी हम निकाल सकते हैं, बेसिकली किसी भी लाइन का लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिलेशन है, बेसिकली हम लाइन का लेंथ निकालना सीख रहे हैं। क्लियर है सबको? अब कोई भी लाइन का स्लोप होता है, समझ लो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, सबको याद है बेसिक टैन थीटा हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में। टैन थीटा क्या होता है, y निकाल लो और x निकाल लो, तो y क्या होगा, y2 माइनस y1 ही तो y होगा, मतलब इसका डिफरेंस अपॉन इसका डिफरेंस। रटने की जरूरत है क्या? समझ आ गया सबको? प्लीज रिप्लाई में करते रहो यस और नो। ठीक है, अगर x2 और x1 बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मैंने x, मतलब ये दोनों बराबर कर दिया, मतलब कि इसको जीरो कर दिया, मतलब बेस है ही नहीं।
मतलब लाइन सीधी होगी। अगर बेस हल्का सा भी है तो लाइन ऐसी होगी, ट्रायंगल ऐसा बनेगा। जब बेस है ही नहीं, समझ रहे हो, तो लाइंस परपेंडिकुलर है ईच अदर। समझ आ गया? अगर दो लाइंस का एक्स सेम है, x1 x2 सेम, मतलब क्या हुआ, मैंने x को सेम कर दिया, ठीक है, मतलब बेसिकली ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो tan थीटा जो है वो कैसा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और tan थीटा 1/0 मतलब कितना डिग्री होता है, याद है, नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री का होता है tan थीटा। सबको समझ आ गया? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, 90 डिग्री, दिखता भी है वो। किसी को डाउट? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें पीपीटी समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद तुम्हें करना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं है, डरने का नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक वाले हम कर रहे हैं, हार्ड लेवल हम नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर मुझे ये लाइन है, मान लो ये 1,1 है, और ये लाइन हमने लिया था 3,4। अब इसका मिडिल पॉइंट भी होगा कुछ, तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, ये सब 10th में पढ़ा है शायद। एक्स और एक्स जोड़ लो अपॉन 2, वाई वाई जोड़ लो अपॉन 2, तो मिडिल पॉइंट आ जाएगा इसका 2,2। ये भी सिंपल है। मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक एड्रेस होता है। मैंने बोला पॉइंट जो है वो 3,4 पे है, मतलब उसका एड्रेस क्या है, इस गली में तीसरा गली और इस गली में चौथा गली, वो उसका जहाँ पे मिलेगा ना वहाँ उसका घर है। समझ आ गया? तो मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल लो या जो भी है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तुम सबको पता है कि दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप जो होता है वो बराबर होता है। इसमें कुछ रटने का चीज नहीं है, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। हमने वो केसेस भी पढ़ रखे हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, वो वाली चीज है। तो ये नो सोल्यूशन वाला केस होता है जब दोनों लाइंस कहीं मीट ही नहीं करेंगे। सबको समझ आ रहा है? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप -1 होगा। ये तुम्हें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा फील आ जाए। जैसे मैं दो लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक लाइन लेता हूँ, कौन सा लाइन लूँ, रैंडम लाइन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ सबको बनाना आता है। x को 0 डालो तो y3, y को 0 डालो तो x3। तो ये जो लाइन बनेगा ना, इसमें स्ट्रेट लाइन का मेरे पास फायदा है ऑनलाइन में, तो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक लाइन है, अब इसका परपेंडिकुलर लाइन मुझे दिखाना है, तो मैं तुम्हें इक्वेशन बताता हूँ। एक लाइन ऐसा बनाओ, मैं थोड़ा सा हुलिया बता रहा हूँ, कुछ जीरो से पास करे, हो सकता है परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का इक्वेशन में लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या ले लूँ, 0 ले लेता हूँ, मतलब एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन ले ली। समझ आया? एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन ऐसी होती है, ध्यान रखना। यहाँ अगर x1 है तो y भी 1, x2 है तो y भी 2, ये होती है। इसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। इस लाइन का एंगल होता है, x और y बराबर है ना, तो tan थीटा y बाई x होता है, 1 हो जाएगा, तो इसका 45 डिग्री एंगल होता है। अब ध्यान से देखो, हमें देखना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं क्या। तो देखो, पहले लाइन का स्लोप कितना है, पहले लाइन का स्लोप अगर तुम देखोगे ना, इस लाइन का स्लोप कितना था, कैसे देखते थे स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c करके देखते थे ना, तो x को उधर ले जाओगे तो इसका m है -1, मतलब इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है +1, तो प्रोडक्ट देख रहे हो, -1 हो गया। अगर एक लाइन है जिसका स्लोप, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, और उसका इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताओ, तो स्लोप ऑटोमेटिकली उसका 1/2 हो जाएगा, ताकि प्रोडक्ट जो है ना वो -1 रहे। सबको समझ आ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें यही पता नहीं होगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर एक लाइन का स्लोप 3 है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई होके -1 आ जाए। सबको समझ आ गया? इसका यूटिलिटी ये है। समझ आ गया? नेक्स्ट, ध्यान से देखो। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत गंदा लगेगा बट कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन स्लोप m1 m2 की मिल रही है, अब मैंने जब ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था तो याद है कि मैंने tan a माइनस भी लिखा था और बोला था कि ये दो लाइन के बीच का एंगल है। याद आ रहा है? तुम लोगों ने बोला था अगली क्लास में करेंगे, याद आया? याद, मैंने साइन ए प्लस भी साइन ए माइनस भी लिखवाया था, फिर मैंने tan a माइनस भी बोला था, तो वही है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी मतलब
एक क्वेश्चन शायद कर रखा है किसी ना किसी मॉक या किसी ना किसी कैट में। तो अगर दो लाइंस है, ध्यान से देखो, मैंने दो लाइन दे दिया बहुत। अब ये सिली क्वेश्चन क्यों है सोचो। मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक लाइन है ऐसा और एक लाइन है ऐसा, तो इसके बीच में एंगल होगा ना कुछ, वो बता। तो इसको कर ही नहीं पाएगा, तो फॉर्मूला नहीं पता। समझ आ रहा है सबको? तो फॉर्मूला सिंपल है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan a माइनस बी अगर तुम याद करोगे, tan a माइनस बी अगर मैंने बोर्ड पे लिखा होगा, याद है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद आ रहा होगा? ऐसा फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल यही होता है m1 प्लस m2। tan ही तो स्लोप होता है, स्लोप tan थीटा होता है, सबको पता होगा इतना बेसिक। तो tan पहला स्लोप दूसरा स्लोप माइनस अपॉन 1 माइनस पहला इंटू दूसरा। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? मैंने तो रटने की जरूरत तो है, लेकिन थोड़ा सा समझ आने से ना थोड़ा आसान होता है याद करने में। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो रिग्रेट करोगे अगर नहीं कर पाए, और अगर फॉर्मूला याद है तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हें हर चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं दो लाइन ले लेता हूँ रैंडम। ये पूरे को इतने सारे स्लाइड आज करने हैं मुझे, तो थोड़ा ध्यान यही क्लास में रखना, पूरा ज्योमेट्री एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, मैं एक लाइन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और दूसरा लाइन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, कुछ भी ले लेता हूँ। अब ये दो लाइन्स हैं, तो दो लाइन में तुम्हें बना के दिखाता हूँ। फॉर्मूला गलत हो गया थोड़ा, क्या tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b तो लिखा था। यही तो लिखा था मैंने। अरे ठीक है, गलत लिख दिया होगा तो यही है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। ठीक है, अभी ठीक है ना लक्ष्य? नीचे माइनस लिख दिया था क्या मैंने? ठीक है, इग्नोर करो, ये लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसका स्लोप 2 है, सबको पता है आयुष, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप 2 है। इसका स्लोप 3 है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2। अब पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 6, तो इसका स्लोप होगा माइनस 1/7। अब समझ आ गया? सॉरी, ये एंगल होगा, मतलब उस tan थीटा जो होगा ना माइनस 1/7 होगा। तो ऑप्शन में तुम्हें क्या दिखेगा कि tan थीटा फॉर दैट एंगल इज माइनस 1/7। खत्म। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है माधव? ठीक है, अगर मैं तुम्हें लाइन बना के दिखाऊं ना, तो देख देख मैं बना के भी दिखा देता हूँ कि दोनों का एंगल शायद 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। देखते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 कैसे होगा? y जीरो x जीरो तो y 3, और x y जीरो तो x माइनस 3/2, ये तो सीख गए होगे। तो ये लाइन ऐसी कुछ है, ऐसा सा कुछ लाइन है। ये अगर मैं बनाऊं, y को जीरो डालोगे, x को जीरो डालोगे तो y2 थोड़ा सा नीचे है, और इधर डालोगे तो इसको जीरो डालोगे तो -2/3। तो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब ऐसा है, तो ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जो भी मैंने ठीक से नहीं बनाया, बेसिकली ये एंगल हम निकाल चुके हैं। समझ आ गया? वो एंगल ऐसा है। एग्जाम में मैंने तो रैंडम लिया ना, एग्जाम में ऐसी वैल्यू लेंगे जो अच्छी सी आए। क्लियर है सबको? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और फॉर्मूला दोनों क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ये याद करना है, ठीक है ना? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीजें मैं अभी इसमें लिख के लाया हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लाइन बना रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो बताने के लिए। जैसे एक लाइन है, ठीक है, और तुमसे ना एक पॉइंट दे दिया भाई 2,3, बोला कि भाई ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर। समझ आ रहा है? ये पॉइंट इससे कितना दूर है, दूरी मतलब सीधी लाइन, ऐसी भी टेढ़ा लाइन नहीं, सीधा लाइन। तो ये दूरी हमें निकालना है। समझ आ रहा है? तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? जैसे लाइन ले लेता हूँ 2x, मैंने पतला क्यों हो गया? ठीक है, लाइन ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, रैंडम लाइन ले लिया मैंने, और मैंने बोला भाई 2,3 का दूरी बता इस लाइन से। समझ रहे हो सब लोग? कोई भी लाइन हो सकता है, उससे किसी की भी दूरी पूछ सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या करना है आपको? इस लाइन को ना ऐसे लिखो, ax प्लस by, और c को भी इधर ले आओ, c को भी इधर ले आओ, -10 हो जाएगा। सबको समझ आ गया? इधर आ गया -10। अंडर रूट में क्या आता है? दोनों का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया। x की जगह क्या पुट कर दो 2, y की जगह क्या पुट कर दो 3। समझ आ गया सबको? जो कोऑर्डिनेट है ना वो यहाँ पुट कर दो लाइन के अंदर, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए ये पीपीटी तुम्हें एंड डे रिवाइज करना है। समझ आया सबको? क्या करना है? लाइन में ना बस x और y पुट कर दो,
और अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 1 और 2 लेता, तो 1 और 2 लेता तो क्या चेंज होता, नीचे चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई इस पे डिपेंड करता है, नीचे चेंज नहीं होगा, वो तो लाइन पे डिपेंड करता है। बस यहाँ x की जगह 1 डल जाएगा और अब y की जगह 2 डल जाएगा। सबको समझ आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला? किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में भी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फॉर्मूलाज लेके आऊंगा क्लास। ठीक है, क्योंकि कभी हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊं। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स में मैं फील दिला सकता हूँ, जैसे परम्यूटेशन में मैं फील दिला सकता हूँ, बट कुछ ऐसे फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी में, उसमें डायरेक्ट याद ही करना पड़ता है। मैं कोशिश तो करूंगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये भी आपको याद रखना है। और ये है क्या चीज, किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट की स्ट्रेट दूरी। अब ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। जैसे ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, तो इनका कुछ दूरी होता है ना, दूरी तो होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, भले वो कांस्टेंट होता है हर जगह, चेंज नहीं होता। तो उसका फॉर्मूला है, दोनों का कांस्टेंट टर्म घटा दो और नीचे अंडर रूट में सेम चीज आती रहती है हमेशा। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ 3x माइनस 4y, रैंडम लाइन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं एक और लाइन ले रहा हूँ 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 7। पहले बताओ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? सबसे पहले बताओ दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? ये आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल है क्योंकि देखो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ये भी होता, ये भी डबल हो जाता, 12 होता, तो ये लाइंस ही सेम होती। याद आया सबको इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन? माधव तुझे समझ नहीं आया? पैरेलल है ये, फंस गया ना? ठीक है, तो a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2। मैं इन दोनों को डबल कर दूंगा, स्लोप तो रेशियो ही होता है ना, फोर स्लोप अभी भी कितना होगा इसका स्लोप, अगर मुझे निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए आपको y को एक तरफ करना होता है और x और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना होता है, क्योंकि हमें इसको कैसा लुक देना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y को उधर ले गया और 6 इधर आ गया, तो इसका और फिर y का कोफिशिएंट बंद करो, तो ये 3/4 है और ये 6/4 है। तो लाइन का स्लोप क्या है, 3/4। समझ आ गया? इसका भी स्लोप 3/4 ही आएगा। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये मैंने इस फॉर्मूले को अभी तक मैंने टच नहीं किया है, मैं बेसिकली वही याद करा रहा था स्लोप कैसे निकालना। तो स्लोप दोनों का 3/4 है। अब मुझे ना दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे ये सब करने की जरूरत, दोनों लाइन का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, दोनों लाइन पैरेलल है तो ए और बी सेम होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि यहाँ ए अलग है बी अलग है, तो दोनों को सेम कर दो। 3x माइनस 4y आधा किया तो उधर भी आधा कर दो, तो C1 C2 मेरा हल्का सा ना चेंज हो गया। समझ आ गया? तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, C1 माइनस C2, तो 6 माइनस 7/2 मतलब 2.5 आ जाएगा हमारा आंसर। मॉड लगाएंगे, नेगेटिव हो तो हमें पॉजिटिव ही लेना डिस्टेंस। बताओ, सिंपल है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुम्हें फॉर्मूला याद है, तो तुम्हारे पास 3 नंबर फ्री का आया ना? समझ आ रहा है क्या? और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, समझ समझना। ठीक है, ये हो सकता है एनमैट में आ जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स भी एनमैट में आता है। तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपली, मतलब बहुत पास की लाइन से, आजू बाजू अगर बना के देखोगे ना, बहुत पास है। सबको समझ आ रहा है? इन केस समझ नहीं भी आ रहा है तो तुम्हें याद करना है बस, फॉर्म क्या कैसे, C1 C2 क्या होता है, ए और बी क्या होता है, वो सब ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन सबको पता है, इतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना सही 6 फॉर्मूले में याद रखना। ठीक है, अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन सबको मैंने पढ़ा दिया है। ऐसा भी होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमें मान लो कि x को कट कर रहा है 3 पे, y को कट कर रहा है 4 पे, तो ये लाइन होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। एक ही बात है, आप लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो इंटरसेप्ट को यूज करके, हेंस इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ आ गया? सेम ही लाइन है, तो लाइन सेम ही है, mx प्लस सी के फॉर्म में कर तो दिया, देखो
अरे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, कभी 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 एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। एग्जाम में बोलेगा देयर इज अ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 4, तो मैं डायरेक्ट भी लिख पाऊंगा। तो हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे दे दिया कि दो पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 4,5, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन बताओ, तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। है कुछ नहीं, x-2 ले लो, उधर y-3 ले लो, 2 और 3 ले लिया। और स्लोप क्या होता है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप कितना आएगा, 5-3 2 होता है और 4-2 2 होता है, 1 स्लोप है इसका। समझ आ गया, समझ आ गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है ना वो कैसे दिखता है, 2 पॉइंट फॉर्म जो है ना लाइन का, वो भी सेम ही है कि y-y1 इज इक्वल टू x-x1, और स्लोप क्या होगा, दोनों के y को घटा लो। ये गंदा सा दिखता है इसलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है। समझ आ गया। बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्लोप निकाला, ये स्लोप निकाल लिया हमने, और y-y-1 और x-x1 करना। ठीक है, ये हमारा लाइन का इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिया और लाइन का इक्वेशन पूछ दिया तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। वहां पे y इक्वल टू mx प्लस c नहीं लगा सकते। तो लाइन का इक्वेशन निकालना समझ गए सब लोग कैसे करना है, समझ आ गया। आदत नहीं पड़ा है, समझ नहीं आया क्या। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो देखो। मैंने एक लाइन लिया है 2,1 और एक पॉइंट लिया है 4,6। अब ये एक लाइन बनेगा, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इसका इक्वेशन चाहिए ना, ध्यान से देखना। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, तो x-2 लिख लो और उधर y-1 लिख लो। ठीक है, अब ये वाला ले रहे हो तो x-4 लिख लो और y-6 लिख लो। ठीक है, और y इक्वल टू mx होता है, तो इधर स्लोप से मल्टीप्लाई करना है। स्लोप कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से सेम ही लाइन निकलेगा सॉल्व करके। अब समझ आ गया, समझ आ गया। ये y इक्वल टू mx जैसा ही है, बस हमें वो निकालना पड़ा क्योंकि गिवन नहीं था। क्लियर है सबको फॉर्मूला, ये सब स्कूल में पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, स्कूल में था ये ना, पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 11th 12th में था, मुझे याद नहीं है, या बस ध्यान रखना है। समझ आ गया सबको, 2 पॉइंट फॉर्म वही होता है, तो एक ही बात है सब घुमा फिरा के ना। चलो नेक्स्ट। अब ये सर्कल ऑफ इक्वेशन का सर्कल शायद नहीं था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एक सर्कल का इक्वेशन देगा और एक लाइन देगा, बोलेगा कि कितना एरिया इंटरसेप्ट हो रखा है। किसी मॉक में भी तुमने शायद देखा हो। ठीक है, जैसे मैंने लाइन के बीच का एरिया सिखाया था ना तुम्हें, लाइन के बीच का एरिया नहीं सिखाया था, वैसे ही सर्कल और एक लाइन के बीच का एरिया भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक हमें, जैसे एक सर्कल का इक्वेशन अगर मैं दिखाऊं, बेसिक बिल्कुल बेसिक, जैसे बेसिक लाइन क्या होता है, वाई, अरे यार, बेसिक लाइन क्या कैसा दिखता है, बेसिक लाइन ऐसा दिखता है। ये जो है ना y इक्वल टू एक्स का लाइन है ये, दोनों बराबर। ठीक है, वैसे एक बेसिक सर्कल होता है, वो कैसा दिखता है, देखना ध्यान से। ठीक है, देखो, सर्कल आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लक्ष्य, एक एक उसका सेंटर चाहिए और उसका रेडियस चाहिए। ठीक है, तो इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, बस सिंपल। ये होता है लाइन सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको, सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिखता है। अब ये क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा। ये सबको समझ आ गया, इसमें सेंटर मैंने 0 0 ले लिया तो ये उड़ गया है। ठीक है, ये सबको समझ आया कि नहीं आया। किसी भी सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिखता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि रेडियस 4 है, तो उसका इक्वेशन होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसका यूज क्या है, मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट है, मान ले 1, x यहाँ पे 1 है, तो y कितना होगा, x को 1 पुट करो, y आ जाएगा √15। समझ आया क्या, x को 1 पुट करोगे ना, उधर घटेगा फिर रूट में आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, √15। समझ आया सबको। सर्कल का इक्वेशन ये होता है, ये जब सेंटर हमने 0 0 लिया है तब तब उसमें कुछ ये सब टर्म्स नहीं आते। अब ये सेंस तुम्हें कुछ चीजें बिल्कुल ही याद करनी है तो इसको याद कर लो, मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जाऊंगा। किसी भी सर्कल का बेसिक जिसका सेंटर 0 पे ना हो, उसका इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये इक्वेशन याद करना है तुम्हें। तो 2gx 2fy मतलब क्या है, जैसे मान लो सेंटर मैंने बोला कि इसका ना, इसका सेंटर 1,1 पे है, ठीक है, इसका सेंटर 1,1 पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा और -2y आ जाएगा, समझ आया। जी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 -1, समझ आया। बस ये याद रखना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अबे अंजीर बादाम अखरोट चुप हो जा। अखरोट बादाम अंजीर, ठीक है, समझ आया। ये इक्वेशन याद रखना है, यदि तुम स्किप भी कर सकते हो वर्स्ट केस के लिए, जिसको अच्छे से मैथ्स में मजा आ रहा है वो याद कर लेंगे, बाकी ये ज्यादा पूछ तो सकते ही हैं क्योंकि मैंने सवाल देख रखा है, तो याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया x² प्लस y², जैसे तुम्हें इक्वेशन में x² और y² दिख जाए सेम कोफिशिएंट के साथ, 1 है तो इधर भी 1, तो समझ जाओ वो सर्कल है, ठीक है। x² प्लस y² -4x प्लस प्लस 6y और प्लस मान लो कुछ भी ले लेता हूँ, हाँ प्लस में ले लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, -12 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये 0 है। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इसका फायदा क्या होगा, अगर तुम्हें ये याद है तो फायदा क्या होगा, मान लो तुम्हें ना एग्जाम में एक सर्कल दिया है और एक लाइन दिया है और पूछ रहा है कितने जगह पे कट करेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, या एरिया पूछ दिया, तो तुम्हें अगर सर्कल ही नहीं बनाना आ रहा है तो तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब जिसको याद है वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये सर्कल है, अब ये 2gx होता है, gx मतलब जैसे यहाँ पे ना g की वैल्यू देखोगे तो -2 है क्या, ध्यान से देखो, g की वैल्यू अगर तुम इससे कंपेयर करोगे ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो 2gx है तो x के साथ -4 है तो g -2 होगा, मतलब इसका सेंटर क्या होगा, -g, मतलब +2 हो जाएगा, क्योंकि g हमारा -2 है तो सेंटर होता है -g, +2 हो जाएगा। इसका f कितना है, अगर तुम यहाँ से कंपेयर करोगे तो f यहाँ से 3 आ रहा है, 2fy, तो 2 इंटू एफ 3 है, तो सेंटर इसका होगा 2, -3, मतलब ये सर्कल किस क्वाड्रेंट में है, सेंटर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का सर्कल है, सेंटर एटलीस्ट, मतलब ऐसा सेंटर होगा इसका यहाँ पे। अभी समझ आया सबको क्या, कि इसको यूज कैसे करना है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, और रेडियस कैसे निकालेंगे, जी हमारा निकल गया, एफ हमारा निकल गया, सी हमारा क्या है -12, तो सेंटर निकाल के देखते हैं, 2² प्लस 3² माइनस सी, अब माइनस सी मतलब ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, देखो 25 आ रहा है, मतलब इसका रेडियस 5 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं ये -3 पे गया था ना तो ये 2 तक जाएगा, अब समझ आया क्या, -3 से 5 ऊपर रेडियस, ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा ना 2 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट देखोगे तो -3 है तो -8 तक जाएगा, जैसे ये 2 है x में तो इधर कहाँ जाएगा -3 तक, ये जैसे 2 है तो 5 जोड़ के यहाँ 7 तक जाएगा, अब समझ आ गया। ये सर्कल ऐसा सा दिखेगा, वैसे मैंने कुछ गलती कर दी है, क्यों क्या गलती की है, एक्स में गलती कर दी है, कैसे, ये जो है ना रेडियस तो यहाँ पे है ना, रेडियस यहाँ पे है, मैं यहाँ ये तो थोड़ा कम रहेगा ना, समझ रही हो, जैसे ये रेडियस है तो ये रेडियस से कम होगा ना, सर्कल में अगर रेडियस यहाँ पे है तो ये तो रेडियस से छोटा होता है ना, नहीं समझ आया, अगर ये रेडियस है तो ऊपर छोटा होगा, तो यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया, 7 नहीं होगा, बाकी ये सही है क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग जा रहा है ना, सेंटर से जा रहा है। सबको समझ आया क्या, नेगेटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया माधव, नेगेटिव लिया क्योंकि इसका हुलिया ऐसा होता है, ये तुम्हें याद रखना है, और इसको इसे कंपेयर करना है, तो यहाँ +2gx है तो g -2 होगा, और सेंटर -g होता है, ये तुम्हें याद करना है, क्यों होता है मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, अगर g इसका -2 है ना तो वैल्यू +2 आएगा सेंटर का, अब समझ आया, -g, -f, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा 11th का मैथ्स है, इसलिए मैंने बोला जिसको याद करना है कर सकते हो, बाकी ज्यादा दिल पे मत लो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको आना चाहिए बेसिक, कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा है सेंटर से, तो सिंपल इक्वेशन होता है x² प्लस y² इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये तो तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए, ये तो एटलीस्ट सबसे एक्सपेक्ट करूंगा मैं याद हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सेंटर से एक सर्कल पास करे जिसका रेडियस 5 है, तो इक्वेशन क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये तो सिंपल है ना, ये चलो थोड़ा टफ लग रहा होगा, चलेगा, छोड़ दो इसको, अगर छोड़ना है तो पीपीटी दे दूंगा, क्यों लिख रही हो एक्स्ट्रा, ठीक कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं धीरे धीरे, जो हम पहले दिन पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी कराऊंगा ये।
अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सब 90 डिग्री होता है, जैसे ये 30 और ये 60। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, चिराग तू कंफ्यूज हुआ था, ये 90 है तो इन दोनों का सब 90 होगा, तो मैं इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकता हूँ। समझ आया? अगर दो एंगल का सम 90 है ना तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री कहते हैं। मंगल मंगल हो भारत, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर यार ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, सारे प्रॉपर्टी रिवाइज तुम क्लास के बाद पीडीएफ को वापस पढ़ोगे, ठीक है, तब अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं पैरेलल लाइन बनाता हूँ, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, याद करो। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, याद आया? ठीक है। और इसके सामने वाला एंगल बराबर होता है, इसके सामने वाला एंगल बराबर होता है, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और देखो ब्लू कलर से बना रहा हूँ, अगर मैं ये एंगल देखूं और ये एंगल देखूं, क्या ये बराबर हो जाएंगे क्या? सोचो, क्योंकि इसका सम 180 है और इसका सम भी 180 है, तो दो चीजों का सम 180 मतलब ये कॉमन है, ये दोनों बराबर है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद आ रहा है सबको? ठीक है। और ये जो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर है, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे ये ऊपर का तो ये ऊपर का, ये नीचे का तो ये नीचे का, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। याद होना चाहिए सब कुछ, कब क्या काम आ जाए तुम्हें नहीं पता। सिमिलरली एक्सटीरियर क्या होता है? ये और ये बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। क्यों बराबर होते हैं? सोचो, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग हो गए, लाइन के नीचे लाइन के नीचे, तो सब बराबर होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑपोजिट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट एडजेसेंट और सप्लीमेंट। अरे ठीक है, ये क्या लिखा है? टू लाइंस इंटरसेक्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, यहाँ बता दिया, ठीक चल, ठीक है। अब अगर कोई भी कितने हजारों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी सबका सम 360 ही होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये सब इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट, ये मैंने अभी करा दिया है, तो मैं इसमें दिखाता हूँ तुम्हें कौन कौन से बराबर है, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा, ध्यान से देखते रहना। तुम लोग बस इसका नाम मन में बोलना। ये कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग, ये तीनों करस्पॉन्डिंग है, ये 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 करस्पॉन्डिंग है, नीचे तो नीचे नीचे। समझ आ गया सबको? ये सब क्या है? बराबर है, देखो ना, वर्टिकली ऑपोजिट भी हो गया साथ में। तो क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इसी के अंदर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये है, समझ आया? इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये है, ऑल्टरनेट साइड पे अंदर में, ये ऐसे। समझ आया? समझ आ गया सबको? ठीक है। अब इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होता है? अगर मैंने ये लिया है तो ऑल्टरनेट साइड पे बाहर की तरफ ये बराबर होते हैं, जैसे ये लिया है तो ये बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। अब ये जो लाइन है तीनों पैरेलल होनी चाहिए, सबसे पहले कंडीशन ये मैंने बोला नहीं था, दिख रहा था इसलिए। तीनों लाइन पैरेलल है तभी ऐसा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में ही ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इनका सम 180 होता है, इसका सम 180 होता है, इसका सम भी 180 होता है, इसका भी सम 180 होता है, आपस में सब पैरेलल के बीच में लाई कर रहा है। और ये दोनों लाइन जो पैरेलल नहीं है इनको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंटीरियर एंगल्स ऑन द साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। करा दिया मैंने, दोबारा नहीं करा रहा, सेम साइड, ये सब मैं करा चुका हूँ, टेंशन मत लो। ये देख लो एक बार, टू ट्रांसवर्सल्स आर कट बाय पैरेलल लाइन इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, जैसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगी ना उतना फायदा होगा ज्योमेट्री में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉपर्टी पता नहीं होती, हम अटके रहते हैं। जैसे दो ट्रांसवर्सल मैंने बना दिए और पैरेलल लाइंस है, तो इसमें क्या लिखा है कि जैसे ये है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, तो ये रेशियो बराबर होगा, लेंथ भले अलग हो जाए, तो जिस रेशियो में कट करेगा ना वो बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज तुम अगर कॉपी में लिखना चाहोगे, वैसे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल बना दिया है, स्क्रीनशॉट रख सकते हो। सबको समझ आ गया क्या लिखा है इसने? अगर तीन पैरेलल लाइन है और दो, अगर मानो एक और आ गया तो ये भी एक्स और वाई रेशियो में होगा,
भले ये 10 हो, ये 20 हो, ये 5 हो, ये 10 हो, ये 2.5 हो, ये 5 हो, चलेगा। समझ आ रहा है सबको? फील से समझ आ रहा होगा कि रेशियो बराबर कटता है। नेक्स्ट, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये तो सेम रिपीट हो गया है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये भी सिंपल है, ये स्लाइड बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। 90 से कम है सारे तो एक्यूट एंगल, और एक अगर 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल, और एक 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। अगर सारे साइड अनइक्वल है तो स्केलियन ट्राइंगल, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड होते हैं उसके सामने वाला एंगल जो है वो बराबर होता है। जो यहाँ पे अजीब सी लाइन लिखी हुई है वो तुम भूल जाओ। वो लिखा है कि जो इसके बीच में कंटेंट है ना वो बराबर नहीं होता, सीधा बता दे सामने वाला इक्वल होता है। ठीक है। ट्राइंगल का अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। 180 का 180 को 3 से डिवाइड करो, 60 डिग्री। बहुत सिंपल स्लाइड था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म। देखो, अगर मैं एक साइड को प्रोड्यूस करता हूँ आगे की तरफ, तो ये जो सम है ना, ये ऑपोजिट वाले के बराबर होगा। समझ आ गया? एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एंगल में बात कर रहा हूँ, ये सबको पता है। एक्सटीरियर एंगल ये सब 10th में पढ़ा हुआ है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑपोजिट, रिमोट, रिमोट मतलब बगल वाला नहीं, इधर वाला। ठीक है। अब सिंस ट्रायंगल की बात छिड़ी है तो मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। ट्रायंगल के अंदर जिस पे क्वेश्चन कैट में आ चुका है वो है एक प्रॉपर्टी कि दो साइड का सम जो है ना तीसरे से बड़ा होता है, एंड दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। इसमें नंबर ऑफ पेयर्स पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला प्रॉपर्टी सबको पता होता है, पर एक बार बस रिवाइज करके बता रहा हूँ तुझे। क्या फिर से बताओ, क्या बताऊं? एक्सकेलिन और एक्यूट और एसोसलेस? क्या बताऊं, ये तो सिंपल चल रहा है। माइक पे बोलते चलेगा। अच्छा, रेशियो वाला। वापस समझ आ गया, बता दूं? वापस बता दूं? आ गया, चल ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो, अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ साइड विद द वर्टेक्स इज कॉल्ड अ मीडियन। अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, मीडियन ये होता है जो सामने वाले को इक्वल इक्वल काटते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होगा। परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं तो उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। और ऑल्टीट्यूड ही हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट कौन सा होता है? 90 डिग्री वाला लाइन ऑल्टीट्यूड। बेसिकली ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट भी कह सकते हैं। पहाड़ को ऑल्टीट्यूड सुना होगा तुमने। ठीक है, हाइट होता है वो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक कौन सा लाइन जा रहा है। ठीक है, जमीन से हाईएस्ट पॉइंट तक कौन सा लाइन जाता है पहाड़ के। क्लियर है? अब ऑल्टीट्यूड का इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है, अगर तीनों के ऑल्टीट्यूड होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। कौन सा सेंटर? ऑर्थो सेंटर। मीडियन का जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट सेंट्रॉइड। भूलो मत, ये सब एक ही हफ्ते में भूल गए। ठीक है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड में प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर है, 2:1 रेशियो में कट होता है। 2:1 रेशियो में कट होता है। 2 किधर की तरफ? वर्टेक्स की तरफ। 1 किधर की तरफ? बेस की तरफ। समझ आ रहा है विजेता तुम्हें? मैं बस ये रिवाइज ही करा रहा हूँ, ये हो चुका है। कोऑर्डिनेट भले नया था। ठीक है, ध्यान रखो। इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इस पे मैंने क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार देखे मैंने, 2:1 वाला। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रॉइड अगर पता ही नहीं है तो तुम वो सोच ही नहीं पाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्या आएगा? सरकम सेंटर और इन सेंटर। और देखो ध्यान से, लाइन बाइसेक्ट्स एंड आल्सो मेक्स राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन ऐसी है, यहाँ से पास करे जरूरी नहीं है, वो बस इसको काटनी चाहिए इक्वल इक्वल में। यहाँ पे खैर पास ही कर रही थी, मैंने जबरदस्ती बाहर बना दिया। रुक जाओ, सिंस मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं यूज क्यों ना करूं। एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा। अब इसका तो सोच, मुझे ना सामने वाली लाइन को कट भी करना है और 90 डिग्री भी बनाना है, और यहाँ से पास भी कराना है। पॉसिबल है क्या? अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री पास करूंगा तो वो कट नहीं कर पाएगी। तो ये तो ऑल्टीट्यूड हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे साइड से बनाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हमें कट भी करना है। दोनों लाइन में डिफरेंस समझ आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड डिफरेंट होते हैं। समझ आ गया सबको? दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which is associated with circumcenter, which is associated with circumradius, which is equal to ABC by 4 delta, which is very very important for exam. सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अगर कोई लाइन एंगल को कट करते हैं उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
ऑल पॉइंट्स on a perpendicular bisector of a line are equidistant from both ends of the line. दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, मतलब ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो इसका मतलब क्या है वो देख लो। एग्जाम में कब क्या जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो, तो ये लाइन क्या कह रहा है कि जो कोई भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, जैसे ये, तो इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से बराबर सिमेट्रिकल है ना। अगर ये ले लो तो ये भी बराबर दूरी पे होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सोचो क्यों इक्वल है, ये इक्वल है दोनों का, और ये बेस परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं सपोज करो, तो ये सेम है ये सेम है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे ना, सिमिलर हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको क्यों बराबर होगा, तो वो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कॉमन सेंस से लोग कर भी लेंगे। समझ आ गया इसका मतलब, कोई भी पॉइंट ले लो तो दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक होता है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन भी यही होगा, परपेंडिकुलर भी यही होगा, और मीडियन और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, और एंगल भी बाइसेक्ट कर देगा। ये चारों लाइन एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, एग्जाम में आ चुका है। समझ आया सबको, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है। आइसोसेलेस में भी ऐसा होता है, बट बस एक ही साइड के लिए। कौन से साइड के लिए, जैसे ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो नॉन इक्वल साइड पे ये हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है ना, बीच से कट जाएगा दोनों तरफ। इस वाले पे नहीं होगा, इसमें हर तरफ होगा, क्योंकि हर तरफ से सिमेट्रिक है मैड एंगल्स के लिए। समझ आया सबको, समझ आया क्या, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आई है तो मैं और भी बता देता हूँ, ताकि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि ऐसे तो याद रहता नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना हाइट का फॉर्मूला होता है। जैसे ये साइड ए है, तो हाइट का फॉर्मूला किसी को याद है, एनीवन? बहुत 3/2 ठीक है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, √3/2a। अब एक चीज बताओ, यही लाइन इसका मीडियन भी है, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, ये 2:1 में डिवाइड होगा, तो ये जो पार्ट है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√3। सोच के देखो, अरे इसको मुझे 1:2 में डिवाइड करना है, तो ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा a/2। तो इसका जो इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर मतलब ऐसे, तो वो रेडियस यही होता है a/2, इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कैसे निकाला, हाइट को 1:3 में डिवाइड 1:2 में डिवाइड कर दिया। सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया क्या? और अगर मैं इसका सरकम रेडियस बनाऊं, बाहर वाला सर्कल होता है सरकम रेडियस, तो उसका रेडियस ये वाला है क्या, इसका डबल, तो वो कितना होता है a/√3। समझ आया, ये कॉमन है बहुत एग्जाम में, जो चीजें मैं अलग से लिख रहा हूँ बहुत कॉमन है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। जो अंदर की तरफ रेडियस है ना, वो इन रेडियस होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल का। जो बाहर की तरफ रेडियस है, जैसे ये वाला, वो होता है बाहर वाला सरकम रेडियस का, सरकम रेडियस। और वो हम लोग फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। अगर मैं इससे भी निकालूंगा ना, तो तीनों साइड सेम है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है, a² होता है ना। देखो, 4 4 कट गया, a कट गया, तो यही तो आया a/√3। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मीडियन है तो इसका हाइट को 2:1 में डिवाइड कर दो, जो 1 वाला पार्ट है वो इन रेडियस है, जो 2 वाला पार्ट है वो सरकम रेडियस है। सबको मजा आया, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रह जाए तो क्या खराब है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ऑल पॉइंट्स ऑन एन एंगुलर बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ आर्म्स ऑफ द एंगल। काम का नहीं रहने दो। ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, ये हो गया, ये पेज हो चुका है। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। अगर एक सर्कल बाहर की तरफ बनाए, ठीक है, बाहर की तरफ बनाए तो वो सरकम रेडियस उसका रेडियस होगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर वाला इन सेंटर, तो वो सर्कल अंदर में बनता है। समझ आ गया, मैं अगर अच्छे से डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ, तो ये सर्कल है ये, ठीक है। अब इसी के अंदर एक ट्राइंगल हो सकता है ना, जिसका ये है ट्राइंगल, ठीक है। और इसके अंदर एक और सर्कल हो सकता है जो तीनों साइड को टच करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की।
हल्का हल्का लग रहा है, क्या मस्त बना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो एंगल बाइसेक्टर है ना उससे ये बनता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उससे ये बनता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो स्मॉल रेडियस है ना, उसको हम लोग कहते हैं इन रेडियस, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम करके आधा कर। और ये जो है ना, ये वाला, ये बड़ा है थोड़ा, तीनों बराबर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। तो वो होता है ए बी सी बाय चार, तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन 4 गुना एरिया। ये याद रखना है तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्या, किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल में ना एक साइन रूल होता है। साइन रूल याद है? जैसे मैं ए अपॉन उसके सामने वाले एंगल का, मैं लिख देता हूं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन थीटा, सी अपॉन साइन सी। अब मुझे ये यहाँ पे क्यों याद आया, क्योंकि ये बराबर होता है 2 इंटू सर्कम रेडियस के। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, याद है, कॉपी में लिखवा रखा है। ये जो रेशियो है ना, ए अपॉन साइन एक रेशियो है ना, ये 2 इंटू आर के बराबर है, कैपिटल वाला है। ठीक है, इसी तरीके से कोसाइन रूल, से साइन रूल आया तो कोसाइन रूल भी बता देता हूँ। कोसाइन ऑफ ए कितना होगा, कॉस ऑफ ए कितना होगा, इस इसके सामने वाला साइड माइनस में होगा, बाकी दोनों प्लस में होंगे, और नीचे में उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। बहुत सिंपल याद करना, समझ आया? जैसे कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी में यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए सी आ जाएगा, यहाँ ए सी आ जाएगा। कॉस सी निकालना है, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। याद हो गया सबको? याद हो गया सबको कोसाइन रूल? ये किस लिए है, बस रैंडम कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ बात। ये इसका कॉस थीटा निकालना है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, फिर भी निकाल सकते हैं। ये 3 है, ये 5 है, मान लो ये 4 है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलरेडी मैंने बता दिया। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ये भी मैंने बता दिया। ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर कॉपी, बट मैंने इसको स्लाइड में डाल दिया, रिवाइज कर लेना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, मैं नहीं बता रहा, बता देता हूँ। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, अब ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नहीं लिखवाया था, ये थ्योरम मैं समझाता हूँ बना के। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैंने एक मॉक में सवाल देखा था, और उस टाइम मुझे थ्योरम नहीं पता था, तो मैं टच ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो थ्योरम पता होना चाहिए। एपोलिनस थ्योरम क्या होता है, पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। एपोलिनस थ्योरम होगा मीडियम, मीडियन से रिलेटेड। जैसे तुम नोट्स जब रिवाइज करोगे ना, तो मीडियन से रिलेटेड क्या क्या याद रखोगे, सेंट्रॉइड होता है, 2:1 होता है, और ये थ्योरम। जब तुम सरकम रेडियस रिवाइज करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या याद रखोगे, एक सरकम रेडियस होता है, जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है, और उसका फॉर्मूला ये होता है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का आधा होता है। मैं ये समझाऊंगा, देखो समझ आ रहा है? तो मीडियन से रिलेटेड है, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी इज अ ट्राइंगल, एंड एडी इज अ मीडियन, यहां से मैंने आधे में काट दिया है, तो ये इक्वल इक्वल कट गया है। ठीक है, तो एपोलिनस थ्योरम क्या होता है, ध्यान से इसको रट लेना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिख रहा है? ये मीडियन का स्क्वायर प्लस एक आधा कटा हुआ पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब इसको डिराइव करने के लिए मैं और ड्राइंग्स बना के कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा इसमें, लेकिन इसको ध्यान रख लो क्या, ये मान लो, ये जो है ना, ये मीडियन है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये कम होगा, इस इन दोनों के स्क्वायर से कम होगा। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होगा क्योंकि दोनों साइड है बाहर का। तो ये जो होता है ट्वाइस होता है किसके, मीडियन स्क्वायर प्लस कटा हुआ जो पार्ट है ना, कटा हुआ पार्ट जो है उसका आधा स्क्वायर। ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देंगे एक्स। ठीक है, मान लो ये साइड दे दिया, ये साइड दे दिया, और मीडियन दे दिया, और ये पूछ लिया, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथागोरस लगा नहीं पाओगे। ये इसी थ्योरम से सॉल्व होगा, ये याद रख लेना। सब लोग क्लियर है? मैंने बना के दिखा दिया है, कलरफुल करूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर उसका डबल होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। समझ आ गया? ये मीडियन के लिए है, होल्ड करता है, मीडियन पे ही लगेगा ये। क्लियर है ना? डेरिवेशन कह रहा है करो। रहने दे,
डेरिवेशन के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कुछ कुछ करके एलिमिनेट करेंगे, फिर जाके सॉल्व होगा। उतना टाइम नहीं है, तो अलग से आएगा, मैं तुझे करा दूंगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ बच्चे इसमें बहुत सारे मिक्स हैं, उनको बस इंपॉर्टेंट चीजें मैं याद करवा रहा हूँ। ठीक है, वही तो जानना है। तो अलग से पूछ लेना फिर। देखो मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी ट्राइंगल बनाया, ये कोई स्पेशल ट्राइंगल का नाम नहीं ले रखा, मतलब हर ट्राइंगल पे होल्ड करेगा। तो अगर मैं कोई भी ट्राइंगल है इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट जोड़ दूं, तो सामने वाले के पैरेलल होता है, और उसका लेंथ इसका आधा होता है। बस ये थ्योरम है। अब इसको तुम शायद शायद 10th में भी पढ़े हो मेरे हिसाब से। ये 10th का थ्योरम है, और 10th का सिलेबस आ सकता है कैट में, ऑब्वियसली बात है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। अगर मैं किसी जैसे मैं इसका आधा ले लूं, इसका आधा ले लूं, तो वो इसके पैरेलल होगा। इसका मिड पॉइंट ले लूं, इसका मिड पॉइंट ले लूं, तो तीसरे के पैरेलल होगा। तो दिख भी रहा होगा ड्राइंग से। ठीक है, और लेंथ भी आधा होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको कि दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एरिया है ना, मान लो ये एक्स है, तो ये एरिया 1/4 हो जाता है। अगर साइड आधा हो गया, हाइट भी आधा हो गया, तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो एरिया 1/4 हो जाता है। ध्यान रखना, समझ आया क्या। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस भी आधा हो गया, और हाइट भी आधा हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ऑब्वियसली बाय कंस्ट्रक्शन से आ जाएगा। तो अगर दोनों चीजें आधी हो गई, तो एरिया 1/4 हो जाता है। समझ, मतलब हम 4 ट्राइंगल्स में बांट सकते हैं। याद आ रहा होगा, स्कूल में पढ़ा है। आयु समझ आ रहा है क्या। जो छोटू सा ट्राइंगल बनेगा ना, उसका एरिया वन यस फोर्थ सर। हुआ, कि हाफ इंटू हाफ 1/4। ठीक है, याद रखना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर एक लाइन हमने बनाया है पैरेलल, जैसे ये थ्योरम क्या था, मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट को जोड़ो तो पैरेलल होगा। ये उल्टा है, अगर हमने पैरेलल लाइन बनाया है, उसका रिवर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्या है कि अगर मैं मान लो कि एक एक लाइन बना दी इधर से, तो ये किस रेशो में कट करेगा, याद है अभी मैंने दो ट्रांसवर्सल वाला बताया था कि सेम रेशो में कट करता है, वैसा ही कुछ है क्या। दो पैरेलल लाइंस है, और ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, समझ आ रहा है। सेम रेशियो में कट करेगा। अब मिड पॉइंट से है तो आधा आधा होगा, 1/3 पे काटा है तो ये 1/3 है ना, तो ये भी 1/3। समझ आ रहा है क्या, लेकिन कंडीशन क्या है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाता हूँ। हर्ष, तुझे समझ आ रहा है क्या। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बनाया पैरेलल, मैं यहीं से बना रहा हूँ छोटू सा। पैरेलल है, लेकिन दिख नहीं रहा पैरेलल, ये पैरेलल दिखाता हूँ क्या। मान ले पैरेलल है, तो क्या होगा, मान ले ये 2 है और ये 50 है, तो ये 3 है तो 75 ही होगा। समझ आया सबको, अभी समझ आ गया। रेशियो सेम होना चाहिए, प्लीज रिप्लाई करो। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वही लिखा हुआ है, पढ़ लो। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन B। सिंपल है, ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये हंस कौन रहा है, हंस क्यों रहा है। इसमें क्या हंसने का है। बचपन में प्रूफ भी ऐसे 4 पैरेलल है, इतना याद नहीं है बचपन से। मैं तो रट रट के पास होने वाले बच्चों में से था। मेरी मेरी वाइफ रट के पास होती थी, इसके नंबर मेरे ज्यादा है बोलो। देखो, इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे थ्योरम्स है ना, ये 10th में नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी ध्यान से देख लो। अभी पता नहीं इसको टेढ़ा क्यों बनाया, सीधा बनाने से ज्यादा फील आती है। जैसे एक ट्रायंगल है ABC, अब मैंने ना कट किया है, एंगल को इक्वल काटा है, तो एंगल मान ले इक्वल बाइसेक्ट किया मैंने, ऐसे बना। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो जैसे इसको मान लो ये काटा है 1:2 में, तो इस साइड भी 1:2 में ही होगा। ये होता है थ्योरम। इसी को अगर मैं लिखूं, तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। समझ आ गया, वही यहाँ पे लिखा है। समझ आ गया, बिल्कुल प्यारा सा थ्योरम है। सेम रेशियो में कट करेगा, साइड का रेशियो और ये सामने वाला रेशियो बराबर होगा। ये किस में होगा, एंगल बाइसेक्टर में। मीडियन में क्या थ्योरम था, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका डबल करना था, याद आया। तो मीडियन में अलग थ्योरम है,
एंगल बाइसेक्टर में अलग थ्योरम है। क्लियर है सबको? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ऐसी चीज है, प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज है, बाइनोमियल थ्योरम ऐसी चीज है जो तुम्हें लास्ट डे रिवाइज करना होगा। टीएसडी ये सब रिवाइज नहीं कर सकते। टीएसडी में क्या लास्ट डे रिवाइज कर सकते हो? एस्केलेटर क्या होता है वो थोड़ा सा होता है। टाइम एंड वर्क में कुछ रिवाइज नहीं कर सकते लास्ट डे। समझ आ रहा है सबको? तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें लास्ट डे, ये है 10th में, अच्छा मुझे नहीं पता था। ठीक है, ठीक है, 10th में था तो फिर अच्छी बात है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ध्यान से देख लो क्या होता है। अगर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जैसे ट्राइंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर, समझ आया? इसका बाइसेक्टर, तो वो ऑपोजिट साइड को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। से अब एक्सटर्नली डिवाइड क्या होता है, याद कर लो बस इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड पे भी रख सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सी इज द एंगल बाइसेक्टर, तो बस वही है, ए ई अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये अजीब सा थ्योरम लग गया मुझे, ये एक्चुअली एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा, और इसको याद रख लो, ठीक है? मैं बस इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने सवाल इस पे देखा नहीं है, बस याद रखना कि ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है ना, वैसे एंगल बाइसेक्टर बाहर का भी हो सकता है ना। तो वो रेशियो क्या होता है, ये पूरा साइड अपॉन दिस, ठीक है, ए ए अपॉन बी, ठीक है। जैसे इसमें दिस अपॉन, जैसे इसमें दिस अपॉन दिस था ना, अंदर से काटा था, ये बाहर से काट रहा है लाइन को कहीं, दिस अपॉन दिस, ए अपॉन बी इज इक्वल टू जो भी होगा ए सी अपॉन बी सी। अब ये तुम्हें याद करना है, कर लेना, नहीं भी करोगे तो मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सवाल शायद ही पूछेंगे। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बाहर एक सर्कल बना सकते हैं, जैसे ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाया था तो सर्कम सर्कल हो गया था, अगर क्वाड्रिलेटरल है अंदर तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको आप सर्कल के अंदर बना सकते हो, हर एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कल के अंदर नहीं बना सकते, जैसे ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा ना, लेकिन ये सर्कल के अंदर नहीं है। हमें बनाना चाहूँ तो चक जाएगा सर्कल, दिख रहा है? तो हर एक सर्कल ऐसा नहीं होता कि हर एक सर्कल, जैसे हर एक ट्राइंगल को मैं डाल सकता हूँ सर्कल के अंदर, लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटरल को मैं ट्राइंगल सर्कल के अंदर नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? तुम डाल के दिखा दो इसको, इसको डाल के दिखा दो, ये कहीं ना कहीं से ना, ये घूम ही नहीं, तो घूमने के लिए ना थोड़ा इस पे जगह चाहिए, समझ रहे हो? अब ये घूम ही नहीं पाएगा इतना, ये एलिप्स टाइप बन जाएगा। समझ आया सबको? तो एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर लाई करे उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि सामने का एंगल जो है ना 180 डिग्री सम होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम 180। पैरेलल वाले में क्या होता है, पैरेलल वाले में ये दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये पैरेलल वाला थ्योरम लगता है, ये पैरेलल नहीं है, ये सर्कल वाला थ्योरम लगेगा। सबको समझ आ रहा है क्या? मैं दोनों जहां जहां कंफ्यूजन होता है साथ में लिख दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम में ये जो होता है इनका सम 180, ठीक है। साइक्लिक में ऐसा नहीं होता, साइक्लिक में सामने वाला कॉम सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है सबको? साइक्लिक में सामने वाला सप्लीमेंट्री होगा, ये भी 10th में है शायद, मेरे हिसाब से हाँ है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन अ पैरेललोग्राम साइड वाला एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता हो तुम कर नहीं पाते। जैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आता है, पता है? यही होता है ना? इसको कौन सा हाफ होता है क्या? हाँ। होता है, हाँ। तो ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है ना, तो ये है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। मैंने साइड दे दिया 5, 4, 3 और 5, कुछ भी दे दिया, तो इसको यूज करके निकाल देंगे एरिया फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बना के दिखा देता हूँ, अगर समझ नहीं आए पढ़ के। एक्सटीरियर एंगल, जैसे मैं एक एक्सटीरियर एंगल ये दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचना, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी रटने का नहीं है यहाँ। ये और ये सप्लीमेंट्री है, और ये आपस में सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनका जोड़ के 180 आएगा, इनको जोड़ के 180 आएगा, ये कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। हाँ। आया समझ सबको? सबको समझ आया? तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, बेसिकली ये और ये बराबर होते हैं। ये ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, यहाँ पे ये और यही बराबर है। लॉजिक में मैंने बता दिया,
ये 180 है और ये भी 180 है, मतलब ये दोनों बराबर है। समझ आ गया सबको? साइक्लिक क्वाड्रेटिक में क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखना है? एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, और ये आमने सामने वाला जो है 180 डिग्री होता है, जोड़ के ये याद रखना है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये मैंने पहले बता दिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। बहुत सिंपल है। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वो कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, कोई निकलता है। इन रेडियस h बाय रूट नहीं है, इसमें रूट होना चाहिए ना, एक सेकेंड। अच्छा h/3 है ना, हाँ AH इसको ले रखा है, मैं साइड के रिस्पेक्ट में लिखा था, ठीक है ठीक है ठीक है। ये h/3 क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि अगर हाइट हमारा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, गलत नहीं लिखा है। अगर हाइट हमारा h है तो ये 1:2 में तो डिवाइड होता है, तो h/3 तो होगा। अब h क्या होता है? √3/2 होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, a/2√3, और ये होता है a/√। ये साइड के टर्म्स में या हाइट के टर्म्स में है, तो गलत कुछ नहीं है। समझ आ गया सबको? क्लियर है? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये होता है, रटने की जरूरत नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर एग्जाम में आता है तो तुम ये निकाल, गिवन होगा, ठीक है। और हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या होता है ना, इक्वल कट करता है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना, ये दोनों साइड बराबर हैं, एंगल बराबर है। तो ये पता है, ये पता है, ये निकाल लोगे। सपोज करो इसका एक साइड है, इसका एक साइड है मान लो ए, और ये ए, और ये सामने वाला साइड है सी। समझ आ रहा है? तो ये c/2 होगा। अगर मुझे हाइट निकालना है तो हाइट कितना होगा? √a² माइनस c²/4 आएगा। हाँ। अब इसी से तो ये बना है, देखो, 4c² माइनस ऐसा कुछ। समझ आया? तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है? एरिया ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। सिंपल है, तो रटने की जरूरत नहीं है। ये तो याद कर सकते हो, इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा सिमिलैरिटी देख लेते हैं क्या होता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर मतलब क्या होता है कि शेप अलग हो सकता है इसका साइड 1 1 1 हो, इसका 5 3 3 3 हो, तो इसका शेप एक जैसा होगा, साइज अलग होगा इसका। समझ आए? तो सिमिलर में क्या होता है? एंगल जो है ना बराबर होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल बट इन रेशियो से होना चाहिए, प्रोपोर्शन में। तो अगर ये 1 का 3 है तो ये भी 1 का 3, ये भी 1 का 3। अगर ये 1 2 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल में, क्योंकि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड, तो 2 2 3 है। तो मान लो इसको मैंने 9 किया है, तो ये 3 गुना हुआ है ना, सब 3 गुना हो जाएगा। समझ आया? प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। मतलब बेसिकली मोबाइल के जूम की तरह है, हर तरफ से बड़ा। समझ आ गया सबको सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है? साइड का जो रेशियो होता है, अगर साइड को डबल किया है तो मीडियन भी डबल होगा, हाइट भी डबल होगा, सर्कम रेडियस भी डबल होगा, सब डबल होगा, क्योंकि ये जूम किसकी तरह है? मोबाइल के जूम की तरह है। ये इतना बड़ा है, मोबाइल में जूम किया तो हर तरफ से एक जैसा लंबा होगा। फील कर पा रहे हो? सिमिलर ट्रायंगल्स में सब कुछ का रेशियो बराबर होता है। अगर साइड डबल हो गया ना, तो हाइट भी डबल हो जाएगा, सर्कम रेडियस भी डबल हो जाएगा, इन रेडियस, सॉरी सॉरी, ये सर्कम रेडियस है, इन रेडियस तो ये है ना, ये भी डबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? फील आ पा रही है? ठीक है। अब सिमिलरिटी का टेस्ट कैसे करते हैं? एंगल बराबर होना चाहिए, साइड तीनों बराबर हो, ऐसे रेशियो, ठीक है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अगर साइड हाइट भी डबल हो गया और साइड भी डबल हो गया, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा क्या? सोचो। तो एरिया का रेशियो जो होगा ना, वो साइड का स्क्वायर में होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैंने साइड को 3 गुना किया तो हाइट भी 3 गुना हो गया, एरिया 9 गुना हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, सिंपल है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें इसको रटना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? ये थोड़े सिमिलर से अलग होता है। ये क्या होता है? बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना छाया है, मतलब इसके ऊपर बिठा दूंगा, मतलब इसमें रेशियो बराबर नहीं होता, सही बराबर है। समझ आ गया? मतलब साइड जो है ना, बिल्कुल इसका रेप्लिका होगा, ठीक है। एंगल भी बराबर है, साइड भी इक्वल है, तो ठीक है। देखो, एरिया का फॉर्मूला है, मैंने बता दिया, इसको हेरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, मैं दोबारा नहीं बता रहा। एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसमें मैंने साइड दे दी ए और बी, ठीक है। तो ए और बी साइड है, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल है सी। समझ आ रहा है ना? जो नाम होता है एंगल का, वो कैप्स कैप्स स्मॉल में साइड होता है। अब एरिया अगर मुझे तीनों साइड पता है तब तो मैं ये यूज कर लूंगा, जब मुझे बेस और हाइट पता है तब तो मैं ये यूज कर लूंगा, या पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकल जाए तो ये यूज कर लूंगा। लेकिन जब मेरे पास कुछ क्लू ही नहीं है,
90 डिग्री भी नहीं है, और मुझे बता रखा है कि भाई 30 डिग्री है, ये ए और ये बी है, तो एरिया कैसे निकालूं? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन, बीच वाला है, जैसे हाफ ए बी साइन सी, या फिर हाफ बी सी। अगर मुझे ये और ये पता है तो साइन ये पता होना चाहिए, और अगर मुझे ए और सी पता है तो साइन बी पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। ये किस ट्राइंगल में कहाँ पे सबसे ज्यादा काम आएगा? एक आता है सर्कल में ना, सर्कल पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ना सेगमेंट होता है, तो उसका एरिया पूछते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, सेक्टर में से एक ट्राइंगल हटाना पड़ता है, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ आया क्या? मैं वापस बताऊंगा इस सर्कल के अंदर। हाँ, पता नहीं मुझे, तब पढ़ा नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है? तो समझ आ गया क्या है फॉर्मूला ये? किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हो, हाफ ए बी, दो साइड पता हो लेकिन उसके बीच का साइन एंगल भी पता हो, तब निकाल सकते हैं। और ये काम मेजरली यहाँ पे आएगा, सेक्टर में से ट्राइंगल हटा के सेगमेंट का एरिया निकलता है। ये फील कर पा रहे हो क्या? ये भी, दिस इज अ सेक्टर। अब सेक्टर में से मैं ट्राइंगल हटा दूं, दैट इज अ सेगमेंट। ठीक है, समझ आया क्या? सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो। देखो आज का जो लेक्चर है ना, आज के आज ये पीडीएफ फटाक से पढ़ लेना क्लास के बाद, तो मस्त क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और एरिया जो है उसका फॉर्मूला यहाँ से भी आ गया, याद रखिए। सर्कम रेडियस क्या होता है, एबीसी बाय 4 डेल्टा। अब मान लो डेल्टा पूछा है और ये दे दिया, तो एरिया निकल जाएगा। नहीं समझे? एरिया यहाँ पे है ना, तो आर को यहाँ ले आओ, एरिया को वहां ले जाओ, वही लिख रखा है, तो स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। और सर इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। एरिया पूछेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, यही फॉर्मूला लिखा है, उसी को घुमा फिरा के। तो कब क्या काम आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि और ये सारे फॉर्मूले हमारे सारे एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, ये सिर्फ कैट के लिए नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ही तो आते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में। कैट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चलिए, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के 5 तरीके। सबका रिक्वायरमेंट अलग है, ये दे रखा है तो ये यूज करेंगे, वो दे रखा है तो वो यूज करेंगे। एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखा है, ये यूज करेंगे। जब तीनों साइड दे रखा है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर हो गया। ये स्पेशल ट्राइंगल्स हैं, 30 60 90, याद है इनका साइड का रेशियो मैंने बताया था। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होगा, उस इसके बाद सेकंड पे होगा, और ये सबसे छोटा होगा। याद आया? देखो, इसके सामने वाला 1, इसके सामने वाला 2, इसके सामने वाला रूट। ये अगर याद है, इसके भी अलग फायदे हैं। समझ रहे हो कि क्या फायदे हैं? ये ट्रायंगल बहुत कॉमन है एग्जाम में। अगर ये ट्रायंगल कॉमन है और आ गया, तो मुझे अगर ये चीज पता है तो मैं ऑलरेडी एडवांटेज में रहूंगा। समझ आया? एरिया इसका ये याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप? जैसे 2x है, ये x है, तो हाफ ए बी, और बीच वाले का साइन थीटा साइन 60। तो रटने की जरूरत है क्या? अगर मैं ये दोनों यूज करता हूँ, तो हाफ 2x इंटू 3x, और साइन बीच वाला क्या हो जाएगा, साइन 30 हाफ। अगर मैं ये दोनों यूज करता हूँ तो डायरेक्टली हाफ √3x इंटू एक्स, और साइन 90 तो 1 होता है, तो यही तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। 90 डिग्री है तो। फील आ रहा है सबको? मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा वाला? हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन 90 तो 1 ही होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली वो 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 1 हो जाता है। फील कर पा रहे हो सब लोग? एक बार फील लिख दो चैट में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्पेशल ट्राइंगल है ये वाला। अब ये ट्रायंगल बहुत सिंपल है। अगर 90 डिग्री है, दोनों साइड इक्वल है, तो वो √2x होता है। याद है ना, स्क्वायर के अंदर अगर मैं बात करूं डायगोनल की, तो ये x है, ये x है, तो ये √2x होता है ना, तो ये स्क्वायर का ही तो एक हिस्सा है ये। तो ये सिंपल है, याद कर लो। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है जिसके दो साइड बराबर है, तो तुम टाइम वेस्ट मत करना, पाइथागोरस मत लगाना, ऑलरेडी तुम्हें ये याद होना चाहिए। आता पाइथागोरस से ये √(x²) + x², और ये बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना? नेक्स्ट, ठीक है, देख लो ध्यान से।
अभी सर्कल शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, सर्कल शुरू हो गया है। अब ध्यान से देखो, तो मैं पहले ये स्लाइड कर लेता हूँ। सर्कल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले देख लो, सर्कल जो ये होता है इसका एक रेडियस होता है। अगर मैं जैसे साइड को डिफाइन, ट्राइंगल को साइड और एंगल से डिफाइन करते हैं ना, सर्कल को किससे डिफाइन किया जाता है? उसका आइडेंटिटी होता है उसका सेंटर कहाँ पे और रेडियस कहाँ पे। वही कोऑर्डिनेट मैथ है ना, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इक्वेशन दे रखा था। तो अगर सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो हमें सर्कल का लोकेशन पता चल जाता है। समझ आ रहा है सबको? तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। अगर कोई ऐसा लाइन है जो से कट कर रहा है तो ये इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन को। और जो ये छोटा सा टुकड़ा है ना उसको बोलते हैं कॉर्ड। सेकेंड मतलब सेकेंड इज बेसिकली लाइन, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? लाइन का लेंथ नहीं होता, लाइन सेगमेंट का एक लेंथ होता है। तो ये रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, सेकेंड एक लाइन है, कॉर्ड उसी का एक हिस्सा है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। बेसिकली डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है क्योंकि दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करोगे वो कॉर्ड होगा। सब कॉर्ड है, सब कॉर्ड है। समझ आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं सर्कल में बाहर से एक लाइन बनाऊं, छुआ छुई खेलूं, छुआ छुई खेला है? छुआ छुई नहीं खेला है? वो दौड़ के छूते हैं जो। अच्छा, पकड़ा पकड़ हम लोग छुआ छुई बोलते हैं। है ना अंकुश? खेला है तुमने छुआ छुई? चलो ठीक है। तो फिर मैं छू के निकलूं सर्कल को, तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट। अब मैं एक लाइन से दो टेंजेंट बना सकता हूँ, एक पॉइंट से। एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं, तीसरा नहीं बना सकते। तो अगर मैं एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाऊं तो उसका लेंथ बराबर हो, मतलब यहाँ तक का। ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड तक का मैं बात नहीं कर सकता मैं। ये सबको समझ आ गया क्या? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनाऊं तो उसका लेंथ बराबर होता है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है, उसका इन सर्कल दे रखा है, और एक मतलब अंदर ना, ट्राइंगल के अंदर अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं बना के दिखाऊंगा तो ऑलरेडी बने जैसे ज्यादा फील आती है ना। तो मैं एक बना रहा हूँ सर्कल, इसके अंदर तो अगर मुझे तीनों को टच कराना है तभी होता है ना इन सेंटर, तो तीनों टच होना चाहिए साइड। जैसे मैंने तीनों को टच कराया, तो तीनों को जैसे टच कराया वो साइड से इसके टेंजेंट हो गए। क्या सोचो? टेंजेंट हो गए। तो ये लेंथ बराबर होगा क्या? समझ आया? ये लेंथ बराबर होगा क्या? क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट। समझ रहे हो? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ब्लैक वाले। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट है। भले ये टेंजेंट जुड़ के वो साइड है। फील आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? एक पॉइंट से दो टेंजेंट है तो ये लेंथ बराबर होगा, और वही उसने बना रखा है। तुम इसको डायरेक्ट देखते तो डर लगता। अब समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया? तो तुम्हें प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? एक पॉइंट से दो टेंजेंट किसी भी सर्कल पे बनाए तो बराबर लेंथ के होते हैं। ठीक है? और जो इन सर्कल होता है ना, वो उसके साइड्स टेंजेंट ही तो होते हैं, टच करके निकलते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। और यहीं से एक और प्रॉपर्टी आती है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये भी तुम ध्यान रखो। ठीक है? ठीक है, चलो सर्कल में और डिटेल करते हैं। ध्यान से देखना, सर्कल में और क्या चीजें होती है। बिल्कुल फील करके पढ़ना, रटने की जरूरत नहीं है। जो चीजें रटनी है वो कोऑर्डिनेट में मैंने बता दिया था। सर्कल का इक्वेशन रट लो, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम रट लो। बाकी जिन चीजों की फील ले सकते हैं वो हम ले लेते हैं। ठीक है? अब देखो, मैंने ना, ये इसको बोलते हैं, ये लाइन, ये सर्कल है, इसका आधा टुकड़ा है ना, लाइन जोड़ दे तो डायमीटर होता है। आधा टुकड़ा एक सेमी सर्कल है, बाहर से ये जो फीता है ना या रस्सी है, एक सेमी सर्कल है। अगर मैं इसी को आधा, ये छोटा सा टुकड़ा लूं, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क बोलते हैं। अगर इस आर्क को मैं सेंटर से जोड़ दूं तो एक पिज्जा का स्लाइस बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर। ठीक है? अब जैसे तुम सुनते हो ना सेक्टर 1 सेक्टर 2 चंडीगढ़ में, तो वो ऐसे नहीं होते। वो बेसिकली सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिटी के टुकड़े काट रखे हैं कि इस टुकड़ा को सेक्टर बोलेंगे। बेसिकली सेक्टर सर्कल में उसके टुकड़े कटे हुए जो होते हैं सेक्टर बोलते हैं। समझ आ रहा है? अगर मैं सेक्टर का टुकड़े में से क्रस्ट हटा दूं, पिज्जा वाला, मतलब सिर्फ इसकी बात करूं, जैसे ये तो मैंने सर्कल को ऐसे कट किया है, मैं सर्कल को सीधा ही कट लगा सकता हूँ जैसे टमाटर को लगाते हैं। तो वो दैट इज द सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। बताओ, रटने की जरूरत है क्या? कुछ रटने की जरूरत है क्या?
टमाटर पे काटे इधर से, तो ये हो गया सेगमेंट। और अगर मैं ऐसे काटूं स्लाइस की तरह, पिज्जा की तरह, वो होता है सेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी को मैं अब इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा मैथ्स, ध्यान से देखते रहना। देखो, जैसे मैंने एक लिया है, ये कॉर्ड है, ये सेगमेंट है, कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड बहुत सारे एंगल बना सकती है, एंगल बना सकती है मतलब इसको बेस मान के एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, तो एक ट्रायंगल बना। कंस्ट्रक्शन खराब हो गया। एक सेकंड, ध्यान से देखना। मैंने ना उसको बेस माना, इसको, कॉर्ड को, और मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, मैंने एक और, हजारों ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एंगल है ना जो बना रहा है वो, याद है मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि साइड के लेंथ से डिपेंड करता है उसके सामने वाला एंगल। अगर साइड बड़ा करते हैं तो एंगल बड़ा होता है, याद आ रहा है? अगर मैं साइड को बड़ा कर दूं, जैसे साइड को, इस साइड को बड़ा कर दूं, जैसे मैं इस साइड को बड़ा कर दूं, अरे यार कैमरा क्यों ऑन हो? ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस साइड को बड़ा कर दिया तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड सबका सेम है, ये वाला, ये साइड तो सबका फिक्स है ना, इसलिए सामने वाला एंगल सेम एंगल का होता है। समझ आया? तो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेगमेंट इज सेम, ऐसा करके कुछ पढ़ा है ना? तो वही है। और सेंटर पे अगर करेगा तो वो डबल होता है, याद आया? ये एक्स है तो सेंटर वाला 2x होता है, क्योंकि बाकी साइड छोटे हो गए ना तो एंगल बड़ा हो गया। जैसे कि मान लो कि एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स लंबे हैं, और एक ट्राइंगल है बेस सेम है और उसके साइड छोटे हैं, तो एंगल ऑब्वियसली धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, दिख रहा है? तो सेंटर पे अगर एंगल सबटेंड, इस चीज को वर्ड यूज करते हैं सबटेंड करना, ठीक है? तो अगर सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कॉर्ड, तो वो डबल होगा साइड, अगर मैं सर्कल के पॉइंट पे बनाऊं। फील आ गई सबको? ये सब टेंथ में पढ़ा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड आर इक्वल, कहीं कितने भी बना लो। और जो एंगल सबटेंडेड मेजर सेगमेंट आर हाफ ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, जो मैंने लिखवा दिया, ठीक है? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मैंने बोला कि डायमीटर है, ये मान लो 10 मीटर का है। अगर मैं 8 मीटर का लाइन बनाता हूँ इक्वल इक्वल लेंथ का, तो इक्वल दूरी पे बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है ना। जितना दूर जाओगे उतना कॉर्ड छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। जितना दूर जाएंगे उतना छोटा होगा। लेकिन अगर ये 5 मीटर गए हैं, इधर भी 5 मीटर गए, तो फिर ये दोनों बराबर होगा, सिमेट्रिक फिगर है। तो वही लिखा है कि इक्वल कॉर्ड जो है ना, अगर दो कॉर्ड मैंने इक्वल लेंथ के बनाए, ये इक्वल है, तो सेंटर से दूरी भी सेम होगी। नहीं तो हल्का हल्का सा ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा ना। समझ आ रहा है सबको फील के साथ? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? इक्वल, अगर कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? रेडियस ऑफ इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो कह रहा है रेडियस जो है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसी से एक और टेंजेंट बनाऊंगा तो ये दोनों बराबर हो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सब स्कूल में पढ़ा है। ये क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं सेंटर से, ये कॉर्ड है, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो इक्वल कट करता है, याद आया? और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? रेडियस पता है और एक चीज दे देते हैं, बोलते हैं कि कॉर्ड इतने लेंथ का है, रेडियस मान लो कॉर्ड है 10 मीटर का, और ये, सॉरी, रेडियस है 10 मीटर और कॉर्ड है 16 मीटर का, तो ये 8 मीटर हो जाएगा, इक्वल कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना, 8² + 6²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पढ़ा है, वही यहाँ पे लिखा है। अगर सेंटर से आप कॉर्ड पे 90 डिग्री गिराते हो ना तो वो काट देता है। और इसका वाइस वर्सा क्या होता है? अगर सेंटर से मैं कॉर्ड को काट देता हूँ तो 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बनाओ तो काट देगा, वाइस वर्सा क्या है, काटते हुए बनाओगे तो 90 डिग्री बनाएगा। समझ आ रहा है क्या सबको? स्कूल में पढ़ा हुआ है ये पूरा का पूरा पेज स्कूल का पढ़ा हुआ है। मैंने थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश की थी। अब इस पेज पे दो चीजें और लिखी थी जो मैंने नहीं कराया था, अब इस पे देख। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, उस थोड़ा स्पेशल ट्रायंगल होता है, ऑब्वियस सी बात है, और स्पेशल ट्रायंगल की चीजें हमें याद रहे तो फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशल चीजों का ही पूछते हैं ज्यादातर। सेंट्रॉइड जो है ना, ये सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 2:1 में कट जाता है, क्योंकि वो सारे लाइंस एक ही हो जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, मीडियन भी। अब मीडियन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ची इज आल्सो द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है, अरे बकवास बात थी, सर्कल में क्यों डाल दिया? तो सर्कल में डालने की चीज ही नहीं थी। कह रहा है कि ये जो है ना,
इसका सब कुछ ओवरलैप होता है, जो ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, सब सेम ही होते हैं। तो पता ही था, यहाँ क्यों लिखा है सर्कल के अंदर। चलो ठीक है। इफ ए साइड ऑफ सर्कम रेडियस, तो यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत थी, ये वही लिखा है जो मैंने बता दिया ना, a/√3, 2√3 और a/√3। इन रेडियस की वैल्यू a/2√3 और सर्कम रेडियस की वैल्यू a/√3। इसको यहाँ लिखना चाहिए था। कहाँ पे, कहाँ पे लिखना चाहिए था ये, यहाँ पे लिखना चाहिए था। वो उसको वहां लिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ तो आगे सब। ठीक है, मुझे लगा सर्कल से रिलेटेड है क्या। अब ये देख लो ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कैट एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। तुमसे बोलता है कि इसका एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर क्या होता है बेसिकली, मैंने एक टुकड़ा काटा है। अब मैं पिज्जा स्लाइस काटता हूँ 6 टुकड़ों में, मीडियम को। तो 6 टुकड़ा मतलब अगर इक्वल काटूं तो 60 60 60 60 60 डिग्री कटेगा ना। मैं बोल सकता हूँ 1/6 मैंने पिज्जा का खा लिया एक टुकड़ा। अगर लार्ज पिज्जा लेते हैं तो 1/8 खाते हैं हम पिज्जा का, मतलब वो एंगल 45 डिग्री पे कटा होता है। 45 45 45 45 45 को 8 बार जोड़ोगे ना, 360 आता है। अगर मैं स्मॉल पिज्जा खाता हूँ तो वो तो 90 डिग्री पे ही कट होता है, तो हम बोलते हैं 1/4 पिज्जा खाया। अब ये 1/4 कैसे आता है, एंगल अपॉन टोटल एंगल। मतलब समझ आया, एंगल कितना कटा है और टोटल कितना एंगल होता है। तो 1/6, जितना एंगल कटेगा उतना ही एरिया भी कटेगा। यहाँ पे 45 डिग्री पे कट लगाया 360 में से, तो हमने 1/8 पिज्जा खा लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना एंगल पे काटोगे अपॉन 360 इंटू टोटल एरिया। बताओ हटने की जरूरत है, मैंने फिर दे के बताया है। जो भी एंगल पे कट किया है, अब ये मान लो 75 डिग्री पे कट किया है, तो कितना पोर्शन मिलेगा तुम्हें, 360 डिग्री में से 75 डिग्री तुम्हें मिलेगा। तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। समझ आ गया, समझ आ गया सबको। प्लीज लिख दो यस और नो। ये सेक्टर का एरिया निकलेगा, हम सेगमेंट, ये पूरा एरिया निकला है इससे। अभी हम इसको घटाएंगे तब सेगमेंट निकलेगा। ये सेक्टर निकला है, सेक्टर मतलब पिज्जा का स्लाइस, कभी भी डाउट नहीं हो। पिज्जा का स्लाइस, अगर मैं क्रस्ट हटा दूं तो क्रस्ट होता है ना, वो मान लो सेगमेंट, ऐसा समझो, थोड़ा सा उसमें बचेगा वैसे। अब मुझे ना एरिया निकालना है इसका, सेगमेंट का। अब सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, सेक्टर में से एक ट्राइंगल जो है इसको घटा देंगे, जो सब तो निकल जाएगा। तो ये तो सेक्टर का एरिया है। अब सेगमेंट, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं याद है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर मुझे ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये एंगल पता है, तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है। तो हाफ आर इंटू आर, और ये एंगल एग्जाम में गिवन होगा, 60 होगा तो साइन 60, √3/2, 30 होगा तो साइन 30, 75 होगा तो एग्जाम में 75 दे रखा होगा, वैसे साइन 75 मैंने याद कराया था। इसे को याद है क्या, √3 +1/2 ऐसा कुछ होता है क्या, डिराइव कराया था ना, साइन 45 +30 करके। ये एग्जाम, ये नॉन कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन कैट में 60 30 90 यही डिग्रियां देंगे। ठीक है ना, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, यही होता है शायद, तो एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, एक बार जो जो मैंने पढ़ाया है ना, एक बार थोड़ा उसको डाइजेस्ट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो नेक्स्ट, हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्या है ये पता है, ये लेंथ, अगर ये एक आर्क है, वो एक एंगल बनाती है, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए बराबर होता है। और अगर सेंटर पे बनाएंगे तो डबल होता है, ये स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, लिखा है ट्वाइस होता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि सेम है ना, ये दो क्या हजारों बार बनाएगी एंगल, सारे बराबर होंगे, सारे बराबर होंगे। समझ आ गया, तो ये भी तुम्हें याद होगा। नेक्स्ट, एंगल मेड बाय, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। देखो, एंगल मेड बाय कॉर्ड विद अ टेंजेंट, तो दिस इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, तीनों कॉर्ड है ना। सर्कल के अंदर कोई भी लाइन हो जो डायमीटर ना, डायमीटर भी वैसे कॉर्ड ही होता है, तो सारा लाइन ही कॉर्ड होता है। अगर मैं दो पॉइंट को टच करूं, दो पॉइंट को टच करूंगा, एवरीथिंग इज अ कॉर्ड। तो कह रहा है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल, तो तुम्हें दिख रहा है ये टेंजेंट है
और ये कॉर्ड है, मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक एक टेंजेंट मैंने लिया है और एक कॉर्ड लिया है, तो ये एक एंगल बनाएगी, एंगल बनाएगी एक। तो वो किसके बराबर होता है? वही कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा ना, जैसे इस कॉर्ड को बेस मानते हुए हम एक एंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो ये और ये बराबर होते हैं। समझ आया? ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो स्कूल में नहीं पढ़ा है। समझ आ गया? ये कॉर्ड एक एंगल अंदर बनाएगी, ये वाली, और टेंजेंट के उस पॉइंट पे टेंजेंट है तो एक एंगल उसके साथ बनाएगी, तो ये दोनों बराबर होते हैं। समझ आ गया सबको? ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो। हाँ, अब ये आ गया मजेदार चीज जिसपे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं सारे एग्जाम में। कंसिडर सर्कल एज शोन इन द इमेज। अब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट जैसा है ना? तो इसमें क्या होता है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ध्यान से देखो। दिस इंटू, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि, वो सोचते हैं दिस इंटू दिस मतलब आधा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि दिस इंटू दिस, जबकि होता क्या है, दिस इंटू दिस, पूरा पूरा। नहीं समझ आ रहा क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैंने एक सर्कल लिया है और 2 सेकेंड बनाया है। ये 3 है, ये टुकड़ा 5 है, ठीक है। ये 4 है, तो ये टुकड़े का लेंथ पूछ लिया, मतलब ये कॉर्ड का लेंथ पूछ लिया। तो कैसे निकालेंगे? थ्योरम लगाएंगे। 3 इंटू 3 प्लस 5 मतलब ये पूरा, दिस इंटू ये पूरा। गलती क्या करते हैं, 3 इंटू 5 कर देते। देखो ना क्या लिखा है, देखो एपी लिखा है, एपी इतना सा है, और ए क्यू लिखा है, पी क्यू नहीं लिखा है। तो दिस इंटू पूरा, अब समझ आया? इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स। तो ऐसे करके एक्स निकल जाएगा डायरेक्ट। थ्योरम क्लियर है? समझ आ गया सबको? एपी इंटू ए क्यू इक्वल टू ए एस इंटू ए, डायग्राम में देख लो, समझ आ जाएगा। और टेंजेंट है अगर, तो ये उसके बराबर होगा, 80 स्क्वायर। जैसे टेंजेंट है ना, तो जैसे सेकेंड तो 2 बार कट होता है, टेंजेंट ये सेम ही हो जाता है। समझ आया? जैसे मैं बनाता हूँ टेंजेंट, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन सेकेंड बनाया और एक टेंजेंट बनाया, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और ये छोटा सा टुकड़ा जेड है। तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस जेड। अब समझ आया? मतलब दिस प्लस दिस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भाई एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है ना। बेसिकली तुम देखोगे तो इसी का ये, हमने उसको उधर ले गए तो ये टेंजेंट बन गया। तो इसमें तो ये 2 बार आ रहा है, इसमें ये खुद ही 2 बार आ रहा है। अब समझ आया? ऐसे करके याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। कैसे आता है क्वेश्चन, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया। समझ आया क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं उसको छू भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो। मैंने एक जगह बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा वाला, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था और ये वाली प्रॉपर्टी थी रेशियो वाली, मैंने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करो। अब मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो नोट करना मेरी बातों को, जो बोल रहा हूँ एग्जाम में मैंने देख रखे हैं, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ याद कर लो। और ये याद होना भी चाहिए, क्योंकि इसका और कोई तरीका सॉल्व करने का नहीं है। अगर ये याद नहीं है तुम इसको छू भी नहीं सकते। और रटने में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू स्क्वायर हो जाएगा 2 बार टेंजेंट में। सिंपल है। नेक्स्ट। अब ये भी इक्वल है, ए जेड इक्वल टू 80। सेम सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट बराबर लेंथ के होते हैं, इक्वल टू ए जेड स्क्वायर भी लिख सकते हो, वही लिखा है उसने। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम नॉन कैट वाले इग्नोर कर सकते हो, बाकी देख लो ध्यान से। ध्यान से देखो। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ। 2 सर्कल जो है ना, देख लो ध्यान से, 2 सर्कल है, तो टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं। देखो टेंजेंट कॉमन है, मतलब इसका भी टेंजेंट है, उसका भी टेंजेंट है, दिख रहा है? दिख रहा है, कॉमन टेंजेंट दिख रहा है सबको? समझ आ रहा है कि सबको? नहीं आ रहा समझ क्या? अगर दोनों सर्कल को मैं टच करा दूं, अरे यार टच करना, अगर दोनों सर्कल को मैं टच करा दूं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? देखो, अगर मैंने दोनों सर्कल को टच करा दिया, तो एक तो बीच में आएगा, और एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, 3 कॉमन टेंजेंट बने। अगर मैंने दोनों को ओवरलैप करा दिया तो 2 ही टेंजेंट बनेंगे अंदर, बीच वाला नहीं बन पाएगा। और अगर मैंने दोनों को एक को एक के अंदर डाल दिया, तब कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक बनाओगे तो बाहर को काटेगा। समझ आया क्या?
सबको ये समझ आया? अगर मैं अंदर की तरफ ओवरलैप करा दूं, ऐसे टच करा दूं, तो एक टेंजेंट बनेगा। तो देखो, 4 टेंजेंट, 3 टेंजेंट, 2 टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट, 0 कॉमन टेंजेंट। तो ये केसेस समझ आए सबको, कैसे कैसे कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं? अगर दोनों की दूरी अलग है, मतलब डिस्टेंस इनका R1 + R2 से ज्यादा है, डिस्टेंस जो है ना इनके बीच का, वो R1 + R2 से ज्यादा है, तो 4 टेंजेंट बनते हैं कॉमन। अगर R1 + R2 के बराबर दूरी है, तो मतलब सट गए दोनों, तो 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2 बाहर एक बीच से। अगर R1 + R2 से कम दूरी हो गई, तो बीच वाला टेंजेंट नहीं बन पाएगा, बाहर वाला बनेगा। और अगर अंदर ही घुस गया वो, मतलब डिस्टेंस R2 - R1 के बराबर हो गया, देखो ये सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो इनका डिस्टेंस जो है ना, बेसिकली ये R2 - R1 होता है। तो ऐसे करके है, तो इसका एक ही टेंजेंट बनेगा। और अगर बिल्कुल ही अंदर है, तब तो कॉमन टेंजेंट बनेगा ही नहीं। बोलो फील आई? कितने लोगों के लिए नई चीज थी, पर समझ आ गया ना? कॉमन टेंजेंट क्या होता है? कॉमन टेंजेंट के लिए पहली बात, 2 सर्कल होने चाहिए। 3 सर्कल के भी हो सकते हैं, पर उस पर सवाल मैंने देखे नहीं। 3 सर्कल के कॉमन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता, इसमें तो नहीं हो सकता। तीनों के लिए ऐसे हो सकता है कि एक लाइन में लाया करे, तो तीनों के लिए कॉमन, या फिर ऐसा हो, एक सर्कल यहाँ हो, ऊट पटांग सा। तो 3 सर्कल हमारे सिलेबस में नहीं है, 2 सर्कल का कॉमन हमारे सिलेबस में है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने जो सर्कल्स बनाए ना, टेंजेंट बनाया ना, उनका एक नेमिंग है। एक तो साइड से गुजर रहा है, एक बीच से घुस के जा रहा है, दिख रहा है? एक तो साइड से ऊपर ऊपर से निकलने ले रहा है, और एक घुस के जा रहा है। तो जो घुस के जाता है ना, ध्यान से देखो, एक को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जो ऊपर ऊपर से जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। समझ गए? इसका लेंथ एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ है, √ दोनों के बीच का डिस्टेंस -R1 - R2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, इसको रट लो। मैं डिराइव करके दिखा दूं क्या? चलो मैं दिखाता हूँ डिराइव करके, बट तुम्हें याद रखना है किस चीज का फॉर्मूला है। इससे ये वाला लेंथ निकलेगा, ये वाला लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस स्क्वायर -R1 - R2 का स्क्वायर, और उसमें R1 + R2 आ जाता है। दिखा देता हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये तो डायरेक्ट वाला था, ये ट्रांसवर्स वाला है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्क्वायर -R1 + R2 का स्क्वायर। बेसिकली तुम ऐसे सोच सकते हो कि बाहर वाला जो है ना, अंदर वाले से इस फॉर्मूले के हिसाब से बड़ा आ रहा है। देख रहे हो? मैं डिराइव करूँ क्या? बोलो। इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, सिंपल है। बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा इसके डेरिवेशन में? होलिया देख के क्या लग रहा है? स्क्वायर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। जहां जहां स्क्वायर स्क्वायर दिखे ना, अब देखो, मुझे ना डिराइव करना है। तो ये ट्राइंगल पे फोकस करो, मैं यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करूंगा। देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे, ये डिस्टेंस है। ये क्या होगा, ये तुम कायदे से सोचोगे ना, तो ये R1 - R2 ही तो है। सोचो, ये एक मैंने सीधा लाइन जोड़ा है, ये R2 है, तो ये भी R2 हो गया। सही बात। तो ये हो गया R1 - R2। दिखा क्या सबको? दिखा क्या? ये R1 - R2, और ये यस D सर। है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। D² = R1 - R2 का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये लाइन तुम्हें टेढ़ा दिख रहा है, पर 90 डिग्री यहाँ पे है। तो ये जो है, दिस इज बेसिकली हाइपोटेन्यूस। दिख रहा है 90 डिग्री के सामने वाला। तो यहाँ से देखो, डायरेक्ट हमारा L स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ये माइनस में चला जाएगा। फील आ गई सबको? ये मैंने आईटी में पढ़ा था, डेरिवेशन। आई होप सबको क्लियर होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है R1 - R2, और ट्रांसवर्स का फॉर्मूला में बस R1 + R2 होता है। उसका भी मैं डेरिवेशन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ पे जोड़ दूँ। मैं मुझे याद नहीं आ रहा कैसे करते हैं इसको। ये तो ये निकल गया। टेंजेंट हमारा ये है ना? तो अगर मैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, R1 + R2। इसको भी किसी तरीके से ना कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब जाके ये आता है। और कंस्ट्रक्शन मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इसको 90 डिग्री पे रखना है, ऐसे जोड़ दूं। मुझे बेसिकली ये निकालना है ना, तो मुझे ऐसा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये निकालना है ना, मुझे ट्रायंगल ऐसा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो ध्यान से, ये हमारा डिस्टेंस है। हमें कलर कलर कर देता हूँ, उस ट्रायंगल पे फोकस करना। रेड कलर किया है मैंने यहाँ तक।
फिर मैंने इसको जोड़ दिया है और यहाँ तक, ये ट्राइंगल पे फोकस करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो ये है, जो मैंने उधर खींचा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब ये R1 है और ये R2 है क्या, देखो ये यहाँ से खींच के लाया मैं, R2 के बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे क्या, तो ये क्या हो गया हमारा R1 प्लस R2। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये 90 है, 90 पैरेलल लाइन है, तो हम लोग पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो वहां से ये आता है। अब जिनको रटना है ना वो याद कैसे करेंगे, कि दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उसमें से कुछ घटाते हैं, एक में R1 माइनस R2 घटाते हैं और एक में R1 प्लस R2 घटाते हैं, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, होल स्क्वायर होता है, सॉरी। अब इसको याद कैसे करोगे किसमें कौन सा है, तो तुम्हें देख के पता चल रहा है कि ये वाला छोटा है, अगर मैं डायग्राम देखूं, तो बाहर वाला जो होता है ना वो बड़ा होता है, ये ज्यादा दूर है, ये अंदर से अंदर निकल गया ना, तो ट्रांसवर्स छोटा होता है डायरेक्ट से, ऐसा करके याद कर सकते हो। क्यों छोटा होता है, देखो देखो, इसमें ज्यादा वैल्यू घट रहा है ना, ये ज्यादा वैल्यू है, तो माइनस में ज्यादा हो रहा है, मतलब ये छोटा है। समझ आ रहा है कि सबको, तुम लोग कैसे याद रखोगे कि ये जो है ना, ये वाला जो है ये अंदर से अंदर टच कर गया ना, ये छोटा होता है, तो इसमें तो बाहर वाले में माइनस घटता है। नींद आ रही तुम्हें, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी याद तुम्हें ही करना है, जैसे भी करो, ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना है कि भाई डी स्क्वायर माइनस ना कुछ होता है, एक में R1 प्लस होता है, एक में माइनस होता है, ठीक है, ये होता है। अब बड़ा जो है, बड़ा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो बड़ा वाला में मुझे कम घटाएंगे ना क्योंकि माइनस में है, तो उसमें माइनस होता है, और छोटे वाले में ज्यादा घटाएंगे क्योंकि छोटा करना है। अब फील आ गई क्या, कैसे याद करना है, समझ आ गया सबको, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब बाहर बाहर, ट्रांसवर्स अंदर अंदर, ट्रांसवर्स छोटा होता है इसलिए उसमें यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं। अब समझ आए, समझ आए, ठीक है, क्लियर हो गया, रटने की जरूरत है ठीक है, यहाँ पे चलो आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं पॉलीगन पे, बस अब कुछ ही स्लाइड्स बची हैं। हाँ 35 पे है, बस खत्म हो गया। देखो पॉलीगन में मैंने बताया था पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मतलब जैसे हेक्सागन, पेंटागन, इसके सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ एंगल्स n माइनस टू इंटू एक्स 80 डिग्री होता है। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स, सारे एंगल्स बराबर होंगे, तो एक एंगल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताया था n इंटू n माइनस 3/2 होता है, जो यहाँ लिखा है कि पॉलीगन में इतने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। अगर सारे साइड, सारे एंगल इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, एग्जाम में रेगुलर पॉलीगन पे ही सवाल आता है, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगन बहुत ऊट पटांग सा हो जाएगा, समझ आया, तो रेगुलर पॉलीगन ही बोलते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, मतलब अगर हेक्सागन है ना तो एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, और अंदर वाला निकाल लोगे 180 में से घटा के 120 डिग्री। एक तो एक तरीका ये है, एक तरीका है n की जगह 6 डाल लो, टोटल 720 डिग्री होगा, उसको 6 से डिवाइड कर लो, 120 डिग्री। इंटीरियर से भी आ सकता है, एक्सटीरियर से भी आ सकता है, ये वही फॉर्मूला लिखा है 180 इंटू n माइनस 2, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये हमेशा ही होता है। ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, तुम्हारे स्लाइड में आ गया, तुम याद कर लेना। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, एन सी टू माइनस नंबर ऑफ साइड्स करके, तो वो फॉर्मूला ये बन जाता है, याद है। 6 पॉइंट है, उनसे कितने साइड बनेंगे, उनमें से साइड हटा दो, बचे हुए लाइन डायगोनली, तो ऐसे करके याद करवाया था मैंने। अब ये हेक्सागन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। हेक्सागन बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिक्स होता है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो जो बन के आता है 2√3, सॉरी 3/2 ए स्क्वायर। बाकी रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो ना, 6 इंटू 3/, ये याद रख लो, ठीक है। ये हो गया इक्विलेट हेक्सागन का एरिया, रेगुलर हेक्सागन का। एक्सटीरियर इंटीरियर 120 होता है, एक्सटीरियर 60 होता है, 360, ये सब तो हो गया, और ये रहा एरिया का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, हाफ सम ऑफ बेस इंटू हाइट ट्रेपेजियम का एरिया होता है, याद है ट्रेपेजियम ये होता है, इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। ये मैंने जल्दी जल्दी क्यों कराया ये वाली चीज, क्योंकि तुम्हें याद करना है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी नहीं भी बताऊँ तो याद ही करना पड़ता। बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया। रोम्बस का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोम्बस क्या होता है याद है सबको, रोम्बस होता है
रोम्बस काइट होता है, ऐसे कुछ भी काइट होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। काइट अलग होता है, काइट का फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट इनटू डायगोनल ही है, बट काइट होता है जिसके आजू बाजू इक्वल हो, ये वाले अलग हो, आपस में इक्वल हो। मान लो 5 है 5 है, 3 है 3 है, काइट ऐसा ही तो होता है, पीछे की तरफ लंबा होता है ऐसा। रोम्बस में चारों इक्वल होते हैं ना, रोम्बस अलग चीज, रोम्बस एक स्क्वायर जैसा है, ठीक है। मैं वो भी बता देता हूँ, देखो ध्यान से। 4 साइड का फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें स्पेशल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को सीधा कर दो तो बन जाता है रेक्टेंगल, बस इसमें 90 होता है, इसमें 90 नहीं होता। अगर मैं इसको चपटा कर दूं, साइड को इक्वल कर दूं, वही बन जाता है स्क्वायर। फिर स्क्वायर का 90 होता है, इसी को मैं टेढ़ा कर दूं धक्का मार के, तो बन जाएगा रोम्बस। इन दोनों के सारे साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल है, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं हमेशा, मतलब डायगोनल सबके बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब जैसे ये इक्वल नहीं है, इसका डायगोनल जो है ना इक्वल नहीं होता है, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल होता है, क्योंकि सिमिलर सा फिगर है ना, इसका डायगोनल भी इक्वल होता है स्क्वायर का, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तुम देखो ना, ये पास पास है, ये दोनों पास पास है, ये दोनों दूर दूर है, तो ये लंबा होगा, ये छोटा होगा, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है रोम्बस के, स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, देखो 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, लेकिन ये दोनों, इन दोनों के डायगोनल जो है ना 90 डिग्री ही बनाते हैं, इसका 90 डिग्री बनेगा। तो रोम्बस में जो होता है ना, जैसे डायगोनल D1 है तो उसका आधा ये है, ये डायगोनल D2 है उसका आधा है ये, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाता है, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। समझ आया? रोम्बस के अंदर ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रोम्बस के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोम्बस का एरिया भी स्पेशल होता है, हाफ D1 इंटू D2, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? और सेम काइट का भी एरिया होता है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, पक्का? ठीक है, ये याद रखना, प्रॉपर्टीज हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल की, जो मैंने बता रखा है पहले। स्क्वायर का एरिया हाफ साइड स्क्वायर होता है, और सिंस स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे होते हैं, तो इसमें भी तुम हाफ D1 D2 लगा सकते हो, रोम्बस स्क्वायर में भी, तो उसमें डायगोनल √2a होता है ना, तो देखो कट के वापस a स्क्वायर आ गया, एक ही बात है। स्क्वायर इज अ रोम्बस, बस उसमें क्या है कि एंगल जो है ना 90 डिग्री कर दिया है। समझ आया क्या? ठीक है, अब हम कुछ वॉल्यूम्स देख लेते हैं। तो इसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मेंसुरेशन बेसिकली फॉर्मूले से ही है, उसके बाद क्वेश्चन से प्रैक्टिस होता है। तो इसका साइड वॉल्यूम होता है A³ और सरफेस एरिया होता है 6a²। सरफेस एरिया क्या होता है? सारे सरफेसेस को जो पेंट करने में पैसा लगेगा ना, उसके लिए एरिया चाहिए, सबको जोड़ते हैं। समझ आया? क्यूबॉइड का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम किन चीजों का होता है? 3D चीजों का। एरिया किन चीजों का होता है? 2D चीजों का। इसका पाई स्क्वायर एच होता है। किसी भी चीज का एरिया अगर तुम्हें निकालना है ना, तो एरिया किसी भी चीज का क्या होता है? जैसे इसका सर्कल है, सर्कल को हाइट दे दो, बन गया सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दोगे ना, तो वो 3D फिगर बन जाएगा। जैसे स्क्वायर का बेस होता है A², उसी को हाइट दे दो उसी के बराबर A, तो A³ बन गया। आया समझ? तो किसी भी फिगर का वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है बेस को हाइट दे दो, बन गया 3D फिगर। तो नहीं कर सकते यार, बिल्कुल वापस तो बता नहीं। वापस बता देता हूँ, किसी भी चीज का, कौन सा चार्जर, ठीक है, जिससे डिलीवरी वाला आगे फोन ऑन कर, ठीक है। किसी भी 2D फिगर को, 2D फिगर क्या होता है? जैसे एक रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल को मैंने ना खींच दिया ऊपर, तो एक 3D फिगर सा बन जाएगा ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बेस का एरिया था, हाइट मिल गया, वॉल्यूम बन गया। तो किसी भी फिगर का एरिया, वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट दे देते हैं, तो 2D 3D बन जाता है। समझ रहे हो? जैसे एक्स और वाई एक्सिस हमने पढ़ा है, अगर मैं उसमें जेड एक्सिस डाल दूं, हाइट दे दूं, तो वो चीज क्या हो जाती है? 3D। समझ आ गया? तो जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सिलेंडर क्या होता है? एक सर्कल जिसको हाइट देती है, πr² इंटू h। समझ आया सबको? समझ आया ना? कोण क्या होता है? कोण होता है 1/3 πr²। अब इसका भी लॉजिक, लॉजिक क्यों बता रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े। सिलेंडर अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो सिलेंडर के अगर 3 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, तो 1/3 हो जाता है वॉल्यूम। बाकी इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन से आता है, तो मैं वो नहीं करा रहा। नेक्स्ट, अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, और अगर मैं स्फेयर का आधा कर दूं हेमी स्फेयर, तो वो आधा हो जाएगा 2/3 πr³। ये सब याद रखना है,
क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओ। अभी फ्रस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें सिंस मेरा काम है याद करवाना, तो याद कैसे करोगे? फ्रस्टम का हुलिया होता है बाल्टी की तरह, तो बाल्टी बेसिकली जो स्टील वाली बाल्टी आती है ना, वो होती है फ्रस्टम, क्योंकि उसके नीचे भी ऐसा बाल्टी तो होता नहीं कि टिप पे खड़ा रहता है, ठीक है, बाल्टी का कुछ ना कुछ बेस तो होता ही है ना, तो दैट इज बेसिकली फ्रस्टम। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तुम्हें कौन का वॉल्यूम याद है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें क्या होता है, आर दो बार आता है, तो दोनों आर स्क्वायर आता है, और एक दोनों का प्रोडक्ट आता है, ऐसे करके याद कर सकते हो। आर स्क्वायर होता है ना, तो सिंस यहाँ दो आर है तो ऐसे करके कुछ आ जाता है। ये हो गया फ्रस्टम का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कितना हम उसमें पानी डाल सकते हैं, कितना हम रूम में हवा डाल सकते हैं, वो होता है वॉल्यूम। कितने हम ईंटें डाल सकते हैं रूम के अंदर, ये सब वॉल्यूम का पार्ट है। पेंटिंग का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या चाहिए होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसा होता है? एक होता है लेटरल, एक होता है टोटल। लेटरल या कर्व्ड, जैसे मैं स्फेयर को, स्फेयर देखो, जैसे मैं पेंसिल पेंटिंग होती है ना, पेंसिल को तुम साइड से तो पेंटेड है, आगे पीछे वुड दिखता है, पीछे भी ऐसे पेंट होता है, मान लो जो पेंसिल है ना, तो उसको पेंट करते हैं इधर ऐसे, इसको इसको छोड़ दिया, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई, उसी को हाइट दे दो 2 पाई। समझ आया क्या? समझ आ रहा है? सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई सर्कल का। क्यूब, क्यूब स्क्वायर का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 4 इंटू साइड, उसी को हाइट दे दो 4a²। और टोटल के लिए ऊपर और नीचे का बेस ऐड करना पड़ता है, छत छत और रूफ, सॉरी छत और रूफ एक ही हो गया, फ्लोर, तो 6²। इसमें 2 पाई तो होता ही है। अगर मैं अगर मैं ऊपर नीचे भी पेंट करूं सिलेंडर को, तो 2 बार सर्कल ऐड हो जाएगा 2 पाई²। समझ आ रहा है? तो तुमने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 पाई × r+h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन में क्या होगा? कोन में सिर्फ एक ही तरफ होता है, नीचे ऊपर नहीं होता, ऊपर पॉइंटेड होता है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है πr × l, और ये होता है πr × l + πr²। l क्या होता है? अब कोन में क्या होता है ना, कि पेंटिंग जो चलेगी ना, इसकी चलेगी। अब ये हाइट तो है नहीं, ये है हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब टेढ़ा में क्या हाइट है उसका, जैसे अगर मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, नाहरगढ़ चढ़ना है, तो पहाड़ की स्लैंट हाइट क्या है? डायरेक्ट हाइट नहीं लिखते। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? वापस पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, रेडियस और हाइट यूज करके। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का πr/l होता है, ठीक है। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, अगर स्फेयर में मुझे पानी डालना है तब तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, वॉल्यूम। अगर स्फेयर को मुझे बाहर से पेंट करना है तो वो होता है 4 πr²। जैसे तुमने 4 रोटियां ली और चारों को ऐसे ना जोड़ दिया तो एक स्फेयर बन गया, ऐसे सोच सकते हो, तो 4 बार πr²। समझ आया? और ये कर्व्ड और लैटरल दोनों सेम होता है, क्योंकि वो पूरा ही कर्व्ड होता है, इसमें चपटे फेसेस नहीं है ना, जैसे सिलेंडर में ऊपर नीचे चपटा फेस है, कोन में नीचे चपटा फेस है, तो हम अलग से ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो सब लोग? इसमें सारा ही कर्व्ड है, तो कर्व्ड और लैटरल दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं हेमी लूं, इसमें कर्व तो 2 πr² होगा, इसका आधा, टोटल में हमारा एक नीचे एक चपटा स्पेस आ गया, तो 3 πr² होता है। ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया अपनी तरफ से कि भाई रटना ना पड़े। फील कर पा रहे हो क्या? समझ रहे हो सब लोग? ये वॉल्यूम मेंसुरेशन जो चैप्टर है ना, आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास स्लाइड खाली है क्या? ये कर्व सरफेस एरिया लिखे हुए हैं सारे, इसको भी बाद में देखते हैं। एक मैं वाइट पेज ले रहा हूँ, या फिर यहीं पे हो जाएगा। देखो, अगर मैं, जैसे मैं स्क्वायर को उठाता हूँ तो क्यूब बन जाता है, रेक्टेंगल को हाइट देता हूँ तो क्यूबॉइड बन जाता है। अगर मैं ट्रायंगल को हाइट दूं तो भी कुछ बनेगा। जैसे एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसको हाइट दे दूं तो ये भी एक शेप बन रहा है क्या? सोच के बताओ कौन सा शेप है ये? इसको कहते हैं प्रिज्म। समझ आया? प्रिज्म समझ आया सबको? बोलो। तो प्रिज्म का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया इंटू जितना हाइट उठाया, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अब प्रिज्म का बेस ना, ट्राइंगल है तो √3/4a² इंटू जितना हाइट देंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर प्रिज्म का बेस ऐसा भी हो सकता है, हेक्सागोनल बेस, प्रिज्म बहुत बहुत टाइप के होते हैं, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू हाइट, रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? जनरली ये वाला प्रिज्म हम जानते हैं, स्कूल में पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन, ऐसे जाता है लाइट, रिफ्रैक्शन तो पढ़ते हैं ना।
तो प्रिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, समझ आया? अगर प्रिज्म का बेस सर्कल कर दूं वही सिलेंडर बन जाएगा। प्रिज्म का बेस स्क्वायर कर दूं वो क्यूब बन जाएगा या क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ जो भी बेस होगा, ट्राइंगल जैसा भी हो, ट्राइंगल का एरिया इनटू हाइट, ये हो गया इसका वो। और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो प्रिज्म में दो तो ट्राइंगल है और तीन इसमें रेक्टेंगल है, तो दो ट्राइंगल का एरिया जोड़ देना और तीन रेक्टेंगल का एरिया जोड़ देना, ये मैनुअली तुम्हारा सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया मतलब आपको पेंटिंग करनी है तो पेंटर को पता है ना भाई मुझे तीन रेक्टेंगल पेंट करने और दो ट्राइंगल पेंट करना है, तो उनका एरिया जोड़ दो, इनका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। सबको फील आ गई क्या थोड़ी थोड़ी? थोड़ी थोड़ी फील आ गई? बस मुझे थोड़ी थोड़ी फील देनी थी, ज्यादा फील मत लो। ठीक है, अब इसको याद कर लेना बस। ये प्रिज्म याद रखना, प्रिज्म फिगर है, जो बच्चे स्पेशल बना देते, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जो बेस है इनटू हाइट, खत्म। इसमें ठीक है, कुछ नहीं है, बकवास है। हाँ ठीक है, मतलब वही सब सरफेस एरिया लिख रखा है। हाँ बस इसका देखो, फ्रस्टम का सरफेस एरिया जो होगा ना, फ्रस्टम में क्या है, नीचे भी आर है ऊपर भी आर है, तो बस ये आर प्लस आर है। कोन में तो पाई आर एल आया ना, इसमें आर और आर ऐड होके आते हैं, बस ऐसा है। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे भी जुड़ेगा और ऊपर भी जुड़ेगा। तो मैं बस ऐसे सोचना है कि मुझे पेंट क्या क्या करना है, तो ऊपर नीचे भी पेंट करूंगा ना, जैसे लोहा है तो चारों तरफ से पेंट करना है, तो इसके पेंटिंग का पैसा इधर से निकलेगा, और इसका अलग से पेंट करो और इसका अलग से पेंट करो। तो फॉर्मूला को ऐसे ऐसा होल मत देखो, समझ रहे हो? कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर, दोनों तरफ रेडियस है ना, तो आर प्लस आर आएगा और एक एल है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और टोटल के लिए मुझे इसमें पाई आर स्क्वायर ऊपर का और नीचे का जोड़ना पड़ेगा, सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक एक तरफ इसमें चपटा होता है, चपटा वाला साइड जोड़ दो। अब पिरामिड भी देखो, पिरामिड का भी फॉर्मूला क्या होता है, पिरामिड कैसा होता है ये भी मैं बता देता हूँ। पिरामिड क्या होता है, जैसे मैंने चारों को एक पॉइंट पे जाके मिलाया तो ये पिरामिड बन गया, तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है। देखो पिरामिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पिरामिड का, पिरामिड एक कोन जैसा हुलिया है इसका, देखो कोन भी ऐसा ही होता है ना, बस वो इवन होता है, ये थोड़ा ना इधर से ऐसा इधर से लगे, तो इसका 1/3 कॉमन है दोनों में, कोन और इसमें। अब इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो कॉमन है, बस एक 1/3 आ जाएगा। अब इसका बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा इंटू हाइट दे रहा, सिंपल है, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा फील दिला दिया, ये भी याद रखना है पिरामिड। ये नहीं भी रखोगे चलेगा, बट ध्यान में रहेगा ना कि कोन जैसा हुलिया है इसलिए 1/3 आएगा, और एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिखा है। समझ आ गया? समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत? ये मैंने कितने के चैप्टर करा दी इसमें। अब ये स्लाइड पूरा मैंने कवर कर रखा है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज है, एपोलोनियस भी है इसमें, एंगल बाइसेक्टर भी था। अ, अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज मिस हो गई होंगी, अगर तो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो वहां आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ ही जाए। ठीक है, समझ आ गया सर? रिवाइज पक्का कर लेना अभी के अभी। बाय।